हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आई एम सी सत्यरंजन स्वामी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो चलो आज शुरू कर देते हैं। जो कि बहुत सारा स्टूडेंट का यहाँ पे आ रहा था कि डिमांड आ रहा था कि सर आप एमसीक्यू कब करेंगे। ठीक है, एमसीक्यू कब करेंगे। तो आज हम पूरा जो भी एमसीक्यू है 80 एमसीक्यू हम पूरा खत्म करेंगे आईडीटी का। उसके बाद केस सिनेरियो भी खत्म करेंगे। ठीक है, तो एमसीक्यू एंड इंस्टीट्यूट आपका जो भी वो मैं 2024 के लिए जो भी एमसीक्यू है वो वही वाला रखा है, बट जो भी अमेंडेड पार्ट है हम उसको अमेंडेड कर लेंगे। जहाँ पे भी अगर चेंजेस होगा तो उसको हम अमेंड कर लेंगे। ठीक है, अमेंडमेंट को हम कवर करेंगे ताकि ये एप्लीकेबल हो जाएगा आपका मई 2024 के लिए। ठीक है, एंड हम कम से कम टाइम में इसको खत्म करेंगे, जितना कम टाइम हो सके उतना कम टाइम में हम खत्म करेंगे। अगर आप डीटी का आईडीटी का अगर क्वेश्चन नहीं किए हैं 1600 क्वेश्चन, तो आप सॉल्व कर लीजिए। हमारा ऑलरेडी हम उसके ऊपर वीडियो बना चुके हैं, डीटी आईडीटी का क्वेश्चन एंड रिवीजन एंड क्वेश्चन पूरा खत्म हो चुका है एंड 1600 क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। तो आप उसको पहले सॉल्व कर लीजिए एंड उसका वो जो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड वो जो वीडियो में बुक्स जो भी है सब कुछ फ्री में है, पीडीएफ अवेलेबल हो जाता है हमारा टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर लीजिए एंड सॉल्व कर लीजिए पूरा। जो भी 1600 क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लीजिए सब कुछ। ये जो बुक्स डीटी बुक आईडीटी बुक कॉन्सेप्ट बुक दोनों कलर वाला है एंड क्वेश्चन बैंक है जहाँ पे 1600 क्वेश्चन है एंड उसका वीडियो भी पूरा हम सॉल्व कर चुके हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को देख लीजिए पहले, उसके बाद एमसीक्यू आप सॉल्व कर लीजिए। एंड ये पीडीएफ आपको इंस्टीट्यूट का अवेलेबल हो जाएगा। अगर भी आपको अवेलेबल नहीं होता है तो हमारा टेलीग्राम चैनल में वो भी अवेलेबल हो जाएगा सब कुछ। वहाँ पे हम जो भी नोट्स सब कुछ वहाँ पे डालते हैं, तो आप जाकर वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए एंड हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम बहुत सारा बेनिफिट आपको प्रोवाइड करते हैं ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट के पास पहुँच पाएगा। तो इसलिए आप सब्सक्राइब करें एंड शेयर करिए। शेयर अगर करेंगे तो मैक्सिमम स्टूडेंट के पास पहुँच जाएगा, क्योंकि अगर देखेंगे ये वाला जो भी बेनिफिट कोई भी नहीं प्रोवाइड करता है मार्केट में, आप देख सकते हैं ऐसे बेनिफिट कोई भी प्रोवाइड नहीं करता है। तो हम फर्स्ट टाइम तो नहीं बोलेंगे, हम फर्स्ट टाइम नहीं दे रहे हैं, हमारा ये 3 टाइम हो चुका है, बट इंडिया में फर्स्ट टाइम हम प्रोवाइड किए थे, अभी भी हम फर्स्ट टाइम ही है जो कि पूरा फ्री में सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, रिवीजन भी सॉल्व कर रहे हैं, सब कुछ हम वहाँ पे फ्री में। आपका जो भी दिक्कत है डीटी आईडीटी दोनों में हम पूरा यहाँ पे आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसलिए आपके लिए बेनिफिट रहेगा कि आप इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड कमेंट दीजिए, क्योंकि आप अगर कमेंट देंगे तो हमको भी मोटिवेशन लगेगा। तो आगे वाला दिन में हम भी आपके लिए नया नया वीडियो हम डालते रहेंगे। एंड जो एमसीक्यू स्टूडेंट का बहुत डर रहता है कि एमसीक्यू कैसे सॉल्व करेंगे, तो आज वाला वीडियो में हम आपको बता देंगे एमसीक्यू कैसे सॉल्व करना है एंड आपका स्पीड कैसे बढ़ा रहेगा एंड कैसे आप पूरा सही से एमसीक्यू आप सॉल्व कर पाएंगे, सब कुछ हम बताएंगे। ठीक है, जैसे हम क्लास में बताते हैं वैसे आपको बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, बिना कोई देरी से हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कर देते हैं। तो कोई भी एमसीक्यू अगर आपको सॉल्व करना है तो पहला जो भी रहेगा पार्ट, आप उसका क्वेश्चन को डायरेक्ट चले जाइए, क्या पूछा है क्वेश्चन मीन्स जो भी क्वेश्चन का लास्ट लाइन को चले जाइए। जैसे यहाँ पे क्या पूछा है, तो यहाँ पे पूछा है कि द टैक्स रेट ऑफ एयर कंडीशनर दे दिया है, टैक्स रेट दे दिया है, जीएसटी 14%, एसजीएसटी 14%, आईजीएसटी। बट यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट में दिया है कि जीएसटी लाइबिलिटी क्या रहेगा, एयर कूल लिमिटेड के हाथ में क्या रहेगा। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पढ़ेंगे तो वहाँ पे टाइम चला जाता है, जो स्टूडेंट गलती करते हैं। तो आप क्या करेंगे, पहले जो स्टूडेंट मैक्सिमम स्टूडेंट वही करते हैं, अगर आप ये वीडियो नहीं देखेंगे तो आप भी यही करने वाले थे। तो पहले स्टूडेंट इसको पढ़ के आएंगे नीचे तक, उसके बाद देखेंगे कि हाँ यहाँ पे पूछा है कि जीएसटी लाइबिलिटी, फिर दोबारा पढ़ना पड़ेगा उनको। बट हम अगर पहले पढ़ लेंगे कि हाँ यहाँ पे जीएसटी लाइबिलिटी पूछा है, तो उसी एंगल से हमको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा एंड दो बार हमको क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा एंड हमको थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि हाँ यहाँ पे ये पूछा है, तो उस हिसाब से हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो हमको याद रखना यहाँ पे जीएसटी लाइबिलिटी कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो उस हिसाब से हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो एयर कूल लिमिटेड एक सप्लायर है एसी का एंड रजिस्टर ऑन द जीएसटी इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में वो रजिस्टर है एंड इट हैज ए पॉलिसी टू गिफ्ट एसी टू इट्स एम्प्लॉइज जो कि रिसाइडिंग इन गुजरात में है। एट दी एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वो गिफ्ट दे रहे हैं एसी टू इट्स एम्प्लॉइज को। एंड कंपनी वहाँ पे इंस्टॉल कर रहा है सच एसी एट दी रेसिडेंस ऑफ द एम्प्लॉइज का रेसिडेंस में वो इसको इंस्टॉल कर रहे हैं। ड्यूरिंग करंट फाइनेंशियल ईयर कंपनी गिफ्ट कर रहा है टू इट्स एम्प्लॉय टोटल 150 एसी एंड गॉट देयर एसी जो भी इंस्टॉल एट द रेसिडेंस ऑफ द एम्प्लॉय। तो टोटल यहाँ पे गिफ्ट दे रहे हैं 150। ठीक है, 150 एसी वहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं एंड उनका रेसिडेंस में वो इंस्टॉल कर रहा है। एंड दी ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ द एसी है 52.50 लाख एक्सक्लूडिंग जीएसटी है। ठीक है, तो उसमें खर्चा हुआ है 52.5 लाख खर्चा हुआ है एंड रेट भी दे दिया है। तो यहाँ पे हम देखे थे, तो आपका शेड्यूल 3 में अगर देखेंगे तो वहाँ पे एम्प्लॉयर अगर कुछ भी एम्प्लॉय को अगर देगा तो वहाँ पे वो मेनली सप्लाई में नहीं आएगा। बट अगर गिफ्ट देगा तो वहाँ पे 50,000 से अगर ज़्यादा होगा, 50,000 से अगर ज़्यादा होगा तो वहाँ पे ओनली टैक्सेबल होगा इन ए फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, इन ए फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पे अगर देखें मेनली एम्प्लॉयर का रिलेशन अगर होता है तो वहाँ पे सप्लाई में नहीं मानते हैं, सप्लाई शेड्यूल 3 के हिसाब से। बट यहाँ पे अगर देखेंगे तो टोटल 52.5 लाख का है, तो 150 एम्प्लॉयज़ के लिए। तो पर एम्प्लॉय कितना यहाँ पे खर्चा कर रहा है, गिफ्ट कितना दे रहे हैं,
तो यहाँ पे अगर देखें 35,000 पर एम्प्लॉय जो कि 50,000 से कम है, तो इसलिए यहाँ पे हम उसको टैक्सेबल नहीं करेंगे, ठीक है, नील हो जाएगा, सप्लाई नहीं होगा तो टैक्स कुछ नहीं लगेगा। तो आपका आंसर रहेगा सी वाला पॉइंट जो कि नील रहेगा, ठीक है, सी वाला पॉइंट रहेगा नील। तो हमको जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 को आ जाइए। मिस्टर जेम्स स्टीवर्ट इज रजिस्टर्ड ऑन द जीएसटी इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में है एंड वो सेल कर रहे हैं फुटवेयर टू इट्स कस्टमर जो कि लोकली विद इन द सेम स्टेट में वो सप्लाई कर रहे हैं, तो सी जी एस टी लगेगा। ये आज मैंने अपॉइंटेड एज एन एजेंट बाय टोटो सूज लिमिटेड, उनको अपॉइंट करा है एज ए एजेंट, ए कंपनी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका में। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर टोटो सूज यहाँ पे सेंड करा है टैक्सेबल गुड्स टोटल 5 करोड़ का टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम इट्स बैंगलोर स्टोर से वो जेम्स स्टुअर्ट को दे रहे हैं जो कि सेल कर रहे हैं गुड्स को 5 करोड़ में बाय रेजिंग इनवॉइस यूजिंग जीएसटी ऑफ द टोटो सूज। तो यहाँ पे अगर देखें प्रिंसिपल कौन है, प्रिंसिपल है टोटो सूज, ठीक है, एंड अगर देखें जेम्स स्टुअर्ट है आपका जो भी एजेंट है, ठीक है, एजेंट है। तो यहाँ पे वो 5 करोड़ का दे रहे हैं जिसको वो फर्दर जीएसटी किसका, जीएसटी है टोटो सूज का। तो प्रिंसिपल का वहाँ पे इनवॉइस में नाम है किसका, जो भी प्रिंसिपल का नाम है मिस्टर जेम्स स्टुअर्ट। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ टोटो सूज एंड मिस्टर जेम्स स्टुअर्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर अज्यूमिंग दैट अमाउंट जो भी है वो एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी व्हेनेवर एप्लीकेबल। तो यहाँ पे हमको वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करना पड़ेगा, दोनों के हाथ में क्या रहेगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पे मिस्टर जेम्स स्टुअर्ट रिसीव कर रहे हैं कमीशन 60 लाख फ्रॉम टोटो सूज लिमिटेड ड्यूरिंग द सेड फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पे दो अमाउंट है, पहले तो जो भी यहाँ पे 5 करोड़ का दे रहे हैं एंड दूसरा है 60 लाख है। तो 60 लाख जो भी कमीशन रिसीव कर रहे हैं तो वो तो जो भी एजेंट के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, जेम्स स्टुअर्ट के हाथ में। बट जो 5 करोड़ का यहाँ पे टैक्सेबल गुड्स सप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे सप्लाई होगा अगर वो शेड्यूल 3 के हिसाब से, ठीक है, शेड्यूल 1 के हिसाब से विदाउट कंसिडरेशन जो सप्लाई मानते हैं, तो वहाँ पे प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशनशिप अगर होगा तो वहाँ पे हम उसको सप्लाई मानेंगे। बट वहाँ पे कंडीशन है कि जो फर्दर सप्लाई करेगा, जैसे यहाँ पे एजेंट जेम्स स्टुअर्ट अगर फर्दर सप्लाई करेंगे तो वहाँ पे इनवॉइस में एजेंट का नाम होना चाहिए। मीन्स ये जो भी इनवॉइस में वो सेंड करेंगे तो वहाँ पे जो जेम्स स्टुअर्ट एजेंट का नाम होना चाहिए। बट यहाँ पे जो भी इनवॉइस में किसका नाम है, टोटो सूज लिमिटेड का नाम है, तो इसलिए यहाँ पे इसको सप्लाई नहीं मानेंगे। मीन्स इसके एजेंट के हाथ में सप्लाई नहीं मानेंगे। तो किसके हाथ में सप्लाई होगा, जो भी प्रिंसिपल के हाथ में, टोटो सूज के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 करोड़ टोटो सूज के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा एंड 60 लाख टैक्सेबल हो जाएगा जेम्स स्टुअर्ट एजेंट के हाथ में। तो यहाँ पे अगर देखेंगे रेट तो नहीं दिया है, वैल्यू ऑफ सप्लाई दिया है, तो यहाँ पे ये वाला तो नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे 5 करोड़ जेम्स स्टुअर्ट 5.6 करोड़ नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं, टोटो सूज 5 करोड़ एंड जेम्स स्टुअर्ट, तो ये वाला होगा, सी वाला पॉइंट आपका आंसर होगा, ठीक है, सी वाला पॉइंट आपका आंसर होगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन को चलते हैं। तो यहाँ पे पूछा क्या है, तो पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन कैन ऑप्ट कंपोजिशन स्कीम अंडर सबसेक्शन 1 2 ऑफ द सेक्शन नंबर 10 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट इन द स्टेट ऑफ दिल्ली। तो यहाँ पे कंपोजिशन स्कीम कौन सा ऑप्शन में ऑप्ट कर सकता है, कोई भी पर्सन, कौन सा पर्सन यहाँ पे चूज करेगा कंपोजिशन स्कीम सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 1 2, मीन्स यहाँ पे गुड्स वाला कंपोजिशन स्कीम। तो गुड्स वाला कंपोजिशन स्कीम के लिए आपका जो भी टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ से कम होना चाहिए एंड स्पेशल कैटेगरी स्टेट में अगर होगा तो वहाँ पे 75 लाख से कम होना चाहिए एंड आपका गुड्स में आपका आ जाएगा रेस्टोरेंट सर्विसेज, ठीक है, रेस्टोरेंट सर्विसेज आ जाएगा गुड्स में। तो चलो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में वो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकता है। तो रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 75 लाख, ये आ जाएगा क्योंकि 1.5 करोड़ तक कम होता है तो वो ऑप्ट कर सकता है। एंड रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है तो यहाँ पे भी ये भी ऑप्ट कर सकता है। कोई भी पर्सन, एक पर्सन अगर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पान मसला टोबैको एंड मैन्युफैक्चर ऑफ टोबैको सब्सटीट्यूट्स, तो हम देखे थे कुछ ऑप्शन में जहाँ पे सिचुएशन में वो कंपोजिशन स्कीम वाला नहीं ले सकता है, चाहे गुड्स वाला हो सर्विसेज वाला हो, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टोबैको पान मसला एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टोबैको सब्सटीट्यूट्स, तो यहाँ पे नहीं ले पाएगा क्योंकि वो एक्सेप्शन में, मीन्स रेस्ट्रिक्शन में आ जाता है। उसके बाद एक पर्सन अगर वो एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आइसक्रीम अदर एडिबल्स आइस वेदर और नॉट कॉन्टेनिंग कोका, तो ये भी आ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आइसक्रीम में आ जाता है, तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन में आ जाएगा जिसके पर वो नहीं ले सकता है। या कोई पर्सन अगर वो रेस्टोरेंट सर्विसेज देता है तो रेस्टोरेंट सर्विसेज आ जाता है गुड्स वाला में, तो कोई दिक्कत नहीं है, ले सकता है। या पर्सन अगर वहाँ पे एंगेज एक्सक्लूसिवली ऑन सप्लाई ऑफ मेडिसिन, तो सप्लाई ऑफ मेडिसिन अगर वो सप्लाई करेगा तो मेडिसिन एक गुड्स है तो सप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, 1 2 5 6, ठीक है, 1 2 5 6, तो ये वाला है, बी वाला पॉइंट है 1 2 5 6। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को आ जाइए। स्टेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट, तो कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, कौन सा गलत है। एक एजेंट सप्लाई कर रहा है टैक्सेबल गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल वेयर इनवॉइस इज इशूड इन द नेम ऑफ द प्रिंसिपल इज रिक्वायर्ड टू गेट कंपल्सरी रजिस्टर अंडर जीएसटी, नहीं, अगर वहाँ पे प्रिंसिपल का नाम में अगर वो इनवॉइस इशू कर रहा है, ठीक है, प्रिंसिपल का नाम में अगर वो इनवॉइस इशू कर रहा है तो यहाँ पे इसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा। अगर उसका नाम में अगर वो वहाँ पे इनवॉइस है, उसका नाम इनवॉइस में है, तो वहाँ पे उसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, तो ये गलत बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद एक पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन नंबर 51 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, मीन टीडीएस अगर वो डिडक्ट करा है वेदर और नॉट सेपरेटली रजिस्टर अंडर सीजीएसटी एक्ट आर कंपल्सरी गेट रजिस्टर अंडर विदाउट एनी थ्रेशोल्ड लिमिट, यस, यहाँ पे उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा विदाउट एनी थ्रेशोल्ड लिमिट, तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा
उसके बाद यहाँ पे पूछा है कि गलत कौन सा है, ठीक है, तो ये तो सही है। उसके बाद है एवरी पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन डाटाबेस एक्सेस और रिट्राइवल सर्विसेज OIDR सर्विसेज फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया टू ए रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है, टू ए रजिस्टर्ड पर्सन इज कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड ऑन द GST विदाउट एनी थ्रेशोल्ड लिमिट। नहीं, ये गलत बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो बोल रहा है कि अगर कोई पर्सन जो कि आउटसाइड इंडिया में बैठा है, जो कि सप्लायर आउटसाइड इंडिया में है, रेसिपिएंट इंडिया का है, जो कि रजिस्टर वाला है, तो वहाँ पे रेसिपिएंट RCM में टैक्स भरेगा, तो वहाँ पे सप्लायर को रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं लेना पड़ेगा। बट अगर यहाँ पे NTOR अगर होता, ठीक है, नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट अगर होता, तो वहाँ पे अलग बात होता। बट यहाँ पे वो रजिस्टर है रेसिपिएंट, तो रेसिपिएंट को यहाँ पे टैक्स भरना पड़ेगा RCM में, तो सप्लायर को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा, तो ये पॉइंट गलत है। उसके बाद एक पर्सन जो कि सप्लाई कर रहा है सर्विसेज अदर दैन जो भी सप्लाई स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 5 ऑफ द CGST एक्ट, जो भी स्पेसिफाइड सर्विसेज को छोड़कर अदर जो भी सर्विसेज अगर कोई भी सप्लाई कर रहा है थ्रू सच इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन नंबर 52 मीन्स TCS कलेक्ट करना पड़ेगा, आर कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर अंडर GST विदाउट एनी थ्रेशोल्ड लिमिट। तो यहाँ पे ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, बोलिए। तो यहाँ पे अगर कोई पर्सन अगर वो सप्लाई कर रहा है, ठीक है, कौन सा सर्विसेज सप्लाई कर रहा है, अदर देन स्पेसिफाइड सर्विसेज, ठीक है, जो भी था आपका HMTR, ठीक है, HMTR मीन्स होटल अकोमोडेशन, मिसलेनियस वाला सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन वाला सर्विसेज एंड रेस्टोरेंट सर्विसेज, इसको छोड़कर कोई भी अगर सर्विसेज यहाँ पे दे रहा है, ठीक है, कोई भी अदर अगर सर्विसेज दे रहा है, तो वहाँ पे विदाउट एनी थ्रेशोल्ड लिमिट उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। गलत है ये, क्योंकि अगर वो ओनली गुड्स वाला अगर होता है, ठीक है, गुड्स वाला अगर पर्सन अगर गुड्स सप्लाई करता है, तो वहाँ पे विदाउट एनी थ्रेशोल्ड लिमिट उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। बट सर्विसेज दे रहा है तो उसको 20 लाख का थ्रेशोल्ड लिमिट मिल जाएगा, ठीक है, 20 लाख का थ्रेशोल्ड लिमिट मिल जाएगा, तो इसलिए ये जो पॉइंट बोल रहा है ये गलत बोल रहा है। तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट गलत है, थर्ड IV एंड आपका फर्स्ट वाला, ठीक है, तो थर्ड IV एंड फर्स्ट वाला, तो जो कि सी वाला आपका आंसर रहेगा, ठीक है, सी वाला आपका पॉइंट रहेगा आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को चलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि क्या पूछा है, देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द GST लॉ। आप बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। मिस्टर लाल एक रजिस्टर्ड पर्सन अंडर GST है एंड वो प्रोप्राइटर ऑफ मेसर्स 5 स्टोन रेस्टोरेंट का वो प्रोप्राइटर है। ही डाइड एंड लेफ्ट बिहाइंड हिज सन एंड वाइफ 15 अगस्त में वो डाइड हो जाते हैं। हिज सन मिस्टर पॉल वो वांट्स टू कंटिन्यू करना चाहता है जो भी बिजनेस ऑफ द डिसीज फादर का बिजनेस कंटिन्यू करना चाहता है। GST कंसल्टेंट ऑफ मेसर्स 5 स्टोन रेस्टोरेंट उनको एडवाइस दे रहे हैं कि मिस्टर पॉल को आज टू हाउ ही कैन कंटिन्यू द बिजनेस ऑफ द डिसीज फादर, तो वो कैसे कंटिन्यू करेंगे डिसीज फादर का जो भी बिजनेस, तो वहाँ पे उनको एक नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा उनके नाम में, एंड वहाँ पे जो भी है ITC 2 भरना पड़ेगा, जो भी आपका ITC के लिए, ठीक है, सेम पैन में उनका पैन में लेना पड़ेगा एंड ITC 2 में ट्रांसफर करेंगे जो भी ITC, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन देखेंगे, तो मिस्टर पॉल शुड अप्लाई न्यू रजिस्ट्रेशन अंडर GST इन द नेम ऑफ मेसर्स 5 स्टोन रेस्टोरेंट अंडर हिज ओन पैन में लेना पड़ेगा एंड फ्रॉम द डेट ऑफ सक्सेशन, जब वो सक्सेशन कर रहे हैं एंड वो ITC 2 भरेंगे फॉर ट्रांसफर ऑफ ITC ऑफ द न्यू एंटिटी। तो यहाँ पे ये सही बोल रहा है। और देख लेते हैं और क्या बोला है। मिस्टर पॉल कैन ऑथोराइज सिग्नेटरी चेंज बाय अप्रोचिंग टू दी प्रॉपर ऑप्शन, नहीं, ये नहीं होगा, पहला वाला पॉइंट सही है। मिस्टर पॉल शुड क्लोज एंड ओल्ड फार्म, नहीं, न्यू फार्म ओपन करना पड़ेगा, नहीं, गलत है। एंड मिस्टर पॉल शुड डू बिजनेस विथ हिज मदर आज न्यू प्रोप्राइटर, नहीं, नहीं होगा। तो यहाँ पे आंसर आपका रहेगा A पॉइंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को चलते हैं। मेसर्स यहाँ पे क्या पूछा है देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे द लास्ट डेट अप टू व्हिच टैक्स पेयर कैन क्लेम रिफंड ऑफ ITC ऑन अकाउंट ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे कब तक वो यहाँ पे अप टू व्हिच रिफंड ऑफ ITC क्लेम कर सकता है। तो यहाँ पे मेसर्स रमन प्लास्टिक इज ए मैन्युफैक्चरर है, प्लास्टिक टॉयज़ का है। इट इज रजिस्टर अंडर GST इन शिमला में, वो रजिस्टर हिमाचल प्रदेश में है, रजिस्टर है। इट फर्निशेस द फॉलोइंग मंथली बेसिस में वो रिटर्न फर्निश कर रहा है। इट प्रोक्योर्स इट्स रॉ मेटल फ्रॉम पंजाब से वो प्रोक्योर कर रहा है रॉ मेटल एंड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 2021 ये परचेज कर रहा है, टोटल 35 लाख का वो परचेज कर रहा है रॉ मेटल एंड IGST दे आर वो अमाउंट 6.3 लाख का वो IGST पेमेंट कर चुका है। एंड इट सप्लाइड 30% ऑफ द प्रोडक्शन इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, 30% जो भी है प्रोडक्शन वो जम्मू एंड कश्मीर में सप्लाई कर रहा है एंड हो रहा है 70% जो भी प्रोडक्शन वो सप्लाई कर रहा है 0.1% टैक्स देकर, और जो भी मर्चेंट एक्सपोर्टर ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल। तो यहाँ पे वो मर्चेंट एक्सपोर्टर को 70% जो भी है वो सेल कर रहा है। तो मर्चेंट एक्सपोर्टर कौन है, मर्चेंट एक्सपोर्टर मीन्स अगर मर्चेंट एक्सपोर्टर को हम सप्लाई करेंगे तो हम मानेंगे जैसे डिम्ड एक्सपोर्ट है, क्योंकि मर्चेंट एक्सपोर्टर का मेन काम है कि वो एक्सपोर्ट करेंगे, तो उनको अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो वहाँ पे लोअर रेट या नील रेट लगता है। जैसे यहाँ पे लोअर रेट 0.1% टैक्स लगता है, जैसे हम डिम्ड एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे रिफंड भी मिल जाता है। तो यहाँ पे दी रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल वो ड्यूली फाइल इन टाइम, तो रिटर्न जो भी है ड्यूली फाइल कर दिया है, जो कि विद इन ड्यू डेट 20 मई के अंदर वो फाइल कर देता है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, कब तक वो रिफंड क्लेम फाइल कर सकता है। तो अगर अप्रैल मंथ का अगर देखेंगे ड्यू डेट क्या रहेगा, नेक्स्ट मंथ का 20 तारीख है, जो कि 20 मई है। तो 20 मई से 2 साल के अंदर उसको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, क्लेम करना पड़ेगा। तो 2 साल हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे कब तक आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 20 मई, ये आपका 2021 था, 2023 तक उसको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, 20 मई 2023 तक उसको अप्लाई करना पड़ेगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। जोली इलेक्ट्रॉनिक्स तो पूछा क्या है देख लेते हैं पहले। हमारा मेन स्टेप रहेगा क्या पूछ रहा है, तो उसी हिसाब से हमको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको स्टेट करना पड़ेगा टाइप्स ऑफ सप्लाई क्या होगा एंड टैक्स रेट क्या रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा मेनली मिक्स सप्लाई या कंपोजिट सप्लाई बताना पड़ेगा एंड टैक्स रेट क्या रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे जोली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑथराइज डीलर है ऑफ जीजी माइक्रो लिमिटेड का है एंड वो लोकेटेड एंड रजिस्टर्ड अंडर लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। एंड ये सोल्ड कर रहा है फॉलोइंग आइटम्स टू मिस्टर राकेश, एक कंज्यूमर को वो सोल्ड कर रहे हैं। तो यहाँ प्रोडक्ट का डिटेल्स दे दिया है एंड यहाँ पे अमाउंट रुपीज़ में दे दिया है। तो रेफ्रिजरेटर 500 लीटर का है, टैक्सेबल 18% है, 40,000 है। स्टेबलाइजर फॉर रेफ्रिजरेटर टैक्सेबल 12% है, 5,000 वैल्यू है। एलईडी टेलीविजन है 42 इंचेस का है, टैक्सेबल 12%, 30,000 है। स्प्लिट एसी है 2 टॉन्स का है एंड टैक्सेबल 28%, 35,000 है। एंड स्टेबलाइजर फॉर एसी है टैक्सेबल 12%, 5,000 एंड टोटल वैल्यू है 1,15,000 है, ठीक है। तो यहाँ पे जोली इलेक्ट्रॉनिक्स वो गिवन है सिंगल इनवॉइस इंडिकेटिंग प्राइस ऑफ ईच आइटम सेपरेटली टू मिस्टर राकेश एंड राकेश यहाँ पे गिवन है एक सिंगल चेक वहाँ पे दे रहा है 1 लाख फॉर ऑल आइटम आज कंपोजिट डिस्काउंटेड प्राइस। तो यहाँ पे कौन सा सप्लाई होगा, तो मेन बात तो यहाँ पे तो आपका कोई भी प्रिंसिपल सप्लाई नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे कंपोजिट सप्लाई नहीं होगा। क्योंकि अगर देखेंगे इक्वली ये इंपॉर्टेंट है, रेफ्रिजरेटर एलईडी है एंड एसी है, तो ये सब इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी कंपोजिट सप्लाई नहीं होगा। उसके बाद मिक्स सप्लाई को चलते हैं। हाँ, यहाँ पे मिक्स सप्लाई है क्योंकि इक्वली इंपॉर्टेंट है, बट अगर देखें मिक्स सप्लाई में 1 प्राइस चार्ज होता है, ठीक है, सिंगल प्राइस चार्ज होता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे सिंगल वहाँ पे इनवॉइस है, ठीक है, सिंगल चेक है, पेमेंट करा है सिंगल चेक है एंड सिंगल इनवॉइस है, बट प्राइस जो भी है वो सेपरेटली इंडिकेट हो रहा है, तो इसलिए ये भी आपका नहीं होगा, आपका मिक्स सप्लाई भी नहीं होगा। तो कंपोजिट सप्लाई नहीं होगा, मिक्स सप्लाई नहीं होगा, तो सेपरेटली ये टैक्सेबल हो जाएगा। अगर सिंगल प्राइस होता है तो मिक्स सप्लाई हो जाता है, बट सेपरेटली प्राइस चार्ज हुआ है तो इसलिए ये मिक्स सप्लाई भी नहीं होगा, तो इसलिए ये सेपरेटली टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे कंपोजिट सप्लाई नहीं होगा, उसके बाद है मिक्स सप्लाई हाईएस्ट रेट नहीं होगा, सप्लाई अदर देन कंपोजिट मिक्स सप्लाई नहीं होगा, सप्लाई अदर देन कंपोजिट मिक्स सप्लाई रेस्पेक्टिव टैक्स रेट एप्लीकेबल, तो पार्ट नंबर डी होगा आंसर, ठीक है, डी होगा आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है, तो यहाँ पे आप बताइए स्टेट दी टाइम ऑफ सप्लाई इन दिस केस ऑफ सप्लाई मेड बाय मिसेस हनुमंत फैब्रिकेटर आउट ऑफ द चॉइसेस गिवन बिलो। तो यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई पूछा है, तो उस हिसाब से हमको देखना पड़ेगा। तो राधिका ट्रैवल्स यहाँ पे परचेज कर रहा है बस चेसिस फ्रॉम ज्योति मोटर्स लिमिटेड, परचेज कर रहा है फॉर ए कंसिडरेशन 80 लाख में ऑन 1 अगस्त में वो परचेज कर रहा है। राधिका ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पे सेंड करा है बॉस चेसिस फॉर बॉडी बिल्डिंग टू एसएस हनुमंत फैब्रिकेटर को वो दे रहा है एंड पेड करा है एडवांस दी टोटल कंसिडरेशन है 25 लाख का टोटल कंसिडरेशन है। रिसीव एडवांस रिसीव करा है, रिसीव्ड बाय मिसेस हनुमंत फैब्रिकेटर ऑन 10 अगस्त में वो रिसीव कर रहा है। उसके बाद है मिसेस हनुमंत फैब्रिकेटर्स आफ्टर कंप्लीटिंग द बॉस बॉडी इन्फॉर्म राधिका ट्रैवल्स फॉर इंस्पेक्शन ऑफ द वर्क जो भी डाउन किया है। तो यहाँ पे जो भी अगर देखेंगे ये सर्विसेज है, तो सर्विसेज के लिए अगर देखेंगे यहाँ पे पेमेंट कब करा है, तो पेमेंट कब करा है, ये 10 अगस्त में है, डेट ऑफ पेमेंट है 10 अगस्त है, ठीक है। उसके बाद है अगर देखेंगे डेट ऑफ पेमेंट, उसके बाद फॉर इंस्पेक्शन ऑफ द वर्क डन, तो यहाँ पे हम इंस्पेक्शन वाला देखेंगे क्योंकि मेनली काम करने के बाद यहाँ पे तो इंस्पेक्शन करने के लिए बोला है, बट अगर देखेंगे राधिका ट्रैवल्स उसके बाद विजिट करा है वर्कशॉप ऑफ मेसर्स हनुमंत फैब्रिकेटर 7 सितंबर में एंड कॉन्फर्म करा है दैट बॉस बॉडी जो भी है वो आज इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे कॉन्फर्मेशन जब दे रहा है तो उस डेट को लेंगे, तो 7 सितंबर को लेंगे आज डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज, ठीक है, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज या कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज। तो यहाँ पे ये है अगस्त 10 है एंड यहाँ पे सितंबर 7 है, ठीक है, सितंबर 7 है। इनवॉइस देखें कब इशू हो रहा है, मिसेस हनुमंत फैब्रिकेटर रेज करा है इनवॉइस 25 लाख का है 15 सितंबर में है, ठीक है, एंड सप्लाई करा है चेसिस एलॉन्ग विद द बस बॉडी सो कंस्ट्रक्टेड। तो यहाँ पे आपका जो भी है डेट ऑफ इनवॉइस है आपका कब है, डेट ऑफ इनवॉइस है यहाँ पे 15 सितंबर में है, ठीक है, 15 सितंबर में है एंड एलॉन्ग विथ इनवॉइस सो कंस्ट्रक्टेड एलॉन्ग विथ दी इनवॉइस ऑन 16 सितंबर। तो यहाँ पे आपका इनवॉइस इशू हो रहा है, बट वहाँ पे जो भी है सप्लाई करा है एक्चुअल जो चेसिस सप्लाई करा है वो सप्लाई करा है 16 सितंबर में, तो उसका कोई यूज नहीं है। तो यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा ये सर्विसेज है, तो सेक्शन नंबर 13 देखना पड़ेगा। तो 13 के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा जब कंप्लीशन होता है सर्विसेज उसका 30 डेज के अंदर अगर इनवॉइस इशू होता है तो वहाँ पे इनवॉइस डेट पेमेंट डेट हुई वाली चालिया देखेंगे, बट अगर 30 डेज के बाद अगर इनवॉइस इशू होता है तो वहाँ पे कंप्लीशन डेट एंड पेमेंट डेट देखेंगे हुई वाली चालिया। तो यहाँ पे अगर देखें प्रोविजन सर्विस हो रहा है 7 सितंबर में, बट इनवॉइस इशू हो रहा है 15 सितंबर, तो ये 30 डेज के अंदर है। तो इसलिए यहाँ पे जो डेट ऑफ इनवॉइस एंड डेट ऑफ पेमेंट को कंपेयर करेंगे ये दोनों को, जो भी अर्लियर होगा, तो अर्लियर अगर यहाँ पे देखेंगे तो जो कि है अगस्त 10, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट आंसर रहेगा 10 अगस्त, ठीक है। आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा तो आपको पता चल जाएगा क्या पूछा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स है, तो हमको पता चल गया है कि गुड्स का टाइम ऑफ सप्लाई यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दिया है कि बांकी बिहारी पेड़ेवाला ओन करा है एक फेमस स्वीट शॉप्स लोकेटेड एंड रजिस्टर्ड अंडर मथुरा उत्तर प्रदेश में एंड ये रिसीव कर रहा है दी ऑर्डर। तो यहाँ पे वो रिसीव कर रहा है ऑर्डर और 200 kg ऑफ स्वीट्स एंड सेकंड में वो ऑर्डर रिसीव कर रहा है फ्रॉम
घूम ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड से, लोकेटेड इन द सेम लोकेलिटी ऑफ मथुरा, रजिस्टर अंडर जीएसटी फॉर ए टोटल कंसिडरेशन 1 लाख। तो यहाँ पे वो एक रिसीव करा है 1 लाख का कंसिडरेशन के लिए, वो दोनों उत्तर प्रदेश में है, मथुरा से वो रिसीव हो रहा है, इंटरेस्टेड है। कंप्लीट द ऑर्डर ऑफ स्वीट वाज डिलीवर्ड टू घूम ट्रैवल्स 5 मई में वो डिलीवर करा है। तो यहाँ पे अगर देखें डेट ऑफ सर्विसेज, तो डेट ऑफ सर्विसेज अगर देखेंगे तो ये है 5 मई, ठीक है, 5 मई है डेट ऑफ सर्विसेज, बट विदाउट इनवॉइस, इनवॉइस नहीं इशू हुआ था। आज अकाउंटेंट ऑफ मिस्टर बांकी बिहारी वाज ऑन लीव, ऑन दैट था, लीव में था। हाउएवर द इनवॉइस वाज रेड ऑन द 6 मई। तो इनवॉइस यहाँ पे डेट ऑफ इनवॉइस अगर देखें वो है 6 मई में है। व्हेन द अकाउंटेंट ज्वाइन, जब अकाउंटेंट ज्वाइन हुआ द ऑफिस आफ्टर लीव, एंड पेमेंट फुल मेड हो रहा है 7 मई में। तो डेट ऑफ पेमेंट अगर देखेंगे 7 मई है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तीनों में सबसे अर्लियर कौन सा होगा, तो अर्लियर 5 मई है, तो यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई होगा 5 मई है, ठीक है। तो बी रहेगा आपका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को चलते हैं। क्या पूछा है, डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ फर्नीचर सोल्ड बाय मेसर्स धूम फर्नीचर मार्ट टू लॉकी ढाबा इन द अबव केस में क्या रहेगा। तो यहाँ पे मेसर्स धूम फर्नीचर मार्ट लोकेटेड एंड रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ में है, एंड वो सेल करा है फर्नीचर फ्रॉम इट्स शोरूम टू लॉकी ढाबा को लोकेटेड एंड रजिस्टर्ड अंडर स्टेट ऑफ झारखंड में है। मिसेस लॉकी ढाबा रिक्वेस्टेड टू डिलीवर द फर्नीचर टू मिस्टर प्यारेलाल आर्ट पाटना बिहार को डिलीवर करने के लिए। तो ये बिल टू शिप टू मॉडल है। तो यहाँ पे पहले मिसेस धूम का था एंड दोनों, और दूसरा है आपका जो भी था लॉकी ढाबा का था, ये दोनों का एग्रीमेंट था सप्लाई करने के लिए, ठीक है। बट यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा है, ये जो लॉकी ढाबा रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप प्यारेलाल को सप्लाई कर दीजिए, पीएल को सप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे ये सप्लाई कर देता है। तो अगर डायरेक्शन ऑफ द थर्ड पर्सन में अगर सप्लाई करते हैं तो वहाँ पे जो भी लोकेशन ऑफ द थर्ड पर्सन यहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। तो यहाँ पे जो लॉकी ढाबा है तो वो कहाँ पे है, तो वो है झारखंड में है। तो ये होगा झारखंड, यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई होगा झारखंड, ठीक है। तो झारखंड होगा। देख लेते हैं और क्या दिया है। मिसेस धूम फर्नीचर मार्ट सेंड करा है फर्नीचर विथ ए प्रॉपर यूएबल टू पाटना थ्रू ए ट्रांसपोर्टर हु मेड द डिलीवर टू मिस्टर प्यारेलाल। तो आपका आंसर हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्या पूछा है देख लेते हैं पहले। डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ आर्किटेक्चरल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय मेसर्स बिल्डवेल इंजीनियरिंग कंसल्टेंट टू ताज इंडिया लिमिटेड को क्या होगा प्लेस ऑफ सप्लाई। तो यहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई देख लेते हैं। मेसर्स बिल्डवेल इंजीनियरिंग कंसल्टेंट लोकेटेड एंड रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी गुरुग्राम हरियाणा में है। प्रोवाइडेड आर्किटेक्चरल सर्विसेज टू ताज इंडिया लिमिटेड लोकेटेड एंड रजिस्टर्ड अंडर मुंबई महाराष्ट्र फॉर इट्स होटल टू बी कंस्ट्रक्टेड ऑन लैंड सिचुएटेड इन दुबई। तो यहाँ पे अगर देखेंगे अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी के लोकेटेड है तो वहाँ पे अगर रेसिपेंट रजिस्टर है तो रेसिपेंट का लोकेशन, अगर रेसिपेंट ऑन रजिस्टर है तो वहाँ पे जहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है। तो यहाँ पे रेसिपेंट रजिस्टर है जो कि ताज इंडिया लिमिटेड कहाँ पे है, मुंबई महाराष्ट्र में है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पे होगा मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है। तो बी होगा आंसर। सिंपल है, आपको प्रोविजन अच्छे से होना चाहिए, तो इसलिए हम बोल रहे हैं बार बार आप रिवाइज करिए। हमारा जो भी रिवीजन है हम लाइन बाय लाइन पूरा रिवाइज किए हैं, तो आप रिवीजन पहले कर लीजिए, क्वेश्चन आंसर कर लीजिए, तो आपका एमसीक्यू पूरा स्मूथली हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ब्लैक डॉट कुरियर प्राइवेट लिमिटेड टू मिस्टर लक्ष्मी खुराना। तो अफलाटून स्पेयर्स प्राइवेट लिमिटेड लोकेटेड एंड रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन हरियाणा एंड सप्लाई कर रहा है स्पेयर पार्ट्स जो भी एफओबी बेसिस में, फ्री ऑन बोर्ड बेसिस में टू मिस्टर लक्ष्मी खुराना को एंड ऑन रजिस्टर्ड पर्सन को वो दे रहा है, ठीक है। कौन सा सर्विसेज दे रहा है, स्पेयर पार्ट्स का सप्लाई कर रहा है इन राजस्थान। मिस्टर लक्ष्मी खुराना जो कि वो बुक कर रहा है कुरियर हिमसेल्फ विथ ब्लैक डॉट कुरियर कंपनी के साथ वो कुरियर बुक कर रहा है जो कि रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन दिल्ली में पर डिलीवरी इन राजस्थान। उसके बाद ब्लैक डॉट कुरियर पिक्ड ऑफ दी गुड्स फ्रॉम हरियाणा। तो यहाँ पे हैंडेड ओवर कर रहा है बाय अफलाटून स्पेयर्स लिमिटेड। तो यहाँ पे रेसिपेंट जो भी है वो ऑन रजिस्टर है। तो ऑन रजिस्टर अगर रेसिपेंट रजिस्टर होता तो उसका लोकेशन, तो रेसिपेंट यहाँ पे ऑन रजिस्टर है, तो जहाँ पे गुड्स जो भी है हैंडेड ओवर कर रहे हैं, ठीक है। हैंडेड ओवर कहाँ पे हो रहा है, हरियाणा में है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पे होगा हरियाणा। डिलीवर द कुरियर इन राजस्थान व्हाइल पासिंग थ्रू दी स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, छोड़िए। तो यहाँ पे हरियाणा होगा प्लेस ऑफ सप्लाई, जो कि पार्ट ए आपका रहेगा आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 को क्या पूछा है देख लेते हैं। डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ICIDI बैंक लिमिटेड उत्तर प्रदेश टू मिस्टर जावेद को जो भी सर्विसेज दे रहा है देख लेते हैं। मिस्टर जावेद एन ऑन रजिस्टर्ड पर्सन रिसाइडिंग इन हिसार हरियाणा में है, वन टू दिल्ली फॉर सीकिंग एडमिशन के लिए ऑफ हिज चाइल्ड मिस्टर अर्जुन का जो कि CA इंटरमीडिएट में एडमिशन लेना चाहता है। मिस्टर जावेद गॉट दी डिमांड ड्राफ्ट जनरेटेड एट ICIDI बैंक जो कि लोकेटेड एंड रजिस्टर्ड अंडर GST इन साहिबाबाद उत्तर प्रदेश में है अगेंस्ट कैश फॉर डिपॉजिटिंग द रजिस्ट्रेशन फी ऑफ द ICI। तो अभी तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, जब हम रजिस्ट्रेशन लेते थे तो वहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट मेनली बनना पड़ता था। तो यहाँ पे भी वही है। तो जावेद जाते हैं ऑन रजिस्टर्ड पर्सन, कहाँ पे जाते हैं, हरियाणा का है, बट वो जाते हैं दिल्ली में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उनका जो भी चाइल्ड का CA इंटरमीडिएट में है। तो इसलिए वहाँ पे वो डिमांड ड्राफ्ट ICDI बैंक में जो कि रजिस्टर लोकेटेड साहिबाबाद उत्तर प्रदेश में है, तो वहाँ पे जाकर वो रजिस्ट्रेशन फी के लिए डिमांड ड्राफ्ट बनाते हैं, ठीक है। मिस्टर जावेद डज नॉट हैव ए बैंक अकाउंट, तो वहाँ पे ICDI बैंक में
बैंक अकाउंट नहीं है एंड बैंक डज नॉट हैव एनी पॉलिसी ऑफ KYC रिक्वायरमेंट नहीं है, पॉलिसी नहीं है मीन्स रिकॉर्ड नहीं है, रेसिपिएंट का रिकॉर्ड नहीं है, नेम एड्रेस एंड अदर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पॉलिसी नहीं है, और कस्टमर रिक्वायरिंग डिमांड ड्राफ्ट के लिए एंड नॉट हैविंग एनी अकाउंट विद इट्स ब्रांच ऑफ इंडिया, तो कोई भी अदर ब्रांच में नहीं है अकाउंट। तो बैंक अगर सर्विसेज होगा तो वहाँ पे रेसिपिएंट का अगर एड्रेस रिकॉर्ड में है या रजिस्टर है तो रेसिपिएंट का लोकेशन लेंगे, नहीं तो अगर ऑन रजिस्टर होगा तो वहाँ पे पहले अगर रजिस्टर होगा तो उसका लोकेशन ले लेंगे, नहीं तो वहाँ पे ऑन रजिस्टर है एंड रिकॉर्ड भी नहीं है तो वहाँ पे सप्लायर का लोकेशन लेंगे। तो सप्लायर कौन है? ICBI बैंक, जहाँ उत्तर प्रदेश में है, सहीबाबाद में है, तो यहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई होगा सहीबाबाद उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश होगा प्लेस ऑफ सप्लाई पार्ट बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 को चलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट है व्हाइल इशूइंग टैक्स इनवॉइस। तो टैक्स इनवॉइस जब इशू करेंगे तो वहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो आपको इनकरेक्ट गलत जो भी है बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी मेंशन। अरे भाई प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं मेंशन होगा कैसे होगा? तो प्लेस ऑफ सप्लाई मेंशन ही होना चाहिए टैक्स इनवॉइस में, ठीक है, टैक्स इनवॉइस में सब कुछ रहता है, सब कुछ रहता है। उसके बाद एक रजिस्टर्ड पर्सन हुज एनुअल टर्नओवर इज ग्रेटर देन 5 करोड़ है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में नॉट रिक्वायर्ड टू मेंशन HSN कोड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाइड बाय इट टू वन ऑन रजिस्टर्ड पर्सन। तो अगर 5 करोड़ से ज़्यादा है HSN कोड वहाँ पे 6 रहता है तो उसको टैक्स इनवॉइस में मेंशन करना पड़ता है। तो ये तो गलत है, ये प्लेस ऑफ सप्लाई जो बोल रहा है नहीं चाहिए, ये गलत है। एंड यहाँ पे भी HSN कोड मना कर रहा है कि नहीं रहेगा टैक्स इनवॉइस में, ये भी गलत है, ठीक है, ये भी गलत है। एंड क्वांटिटी इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी मेंशन इन केस ऑफ गुड्स व्हेन गुड्स आर सोल्ड आज इट होयर इज बेसिस में, जो भी कंडीशन में है गुड्स उसी कंडीशन में हम ले लेंगे, जो भी वहाँ पे है सिचुएशन में हम ले लेंगे, कोई भी एडिशनल कुछ मॉडिफिकेशन नहीं चाहिए। आज इच होयर इज बेसिस मीन्स वही जो भी है आज इट इज दे दीजिए। तो वहाँ पे आपका क्वांटिटी तो चाहिए ही चाहिए, बट मना करा है क्वांटिटी नहीं चाहिए, जो कि गलत है, तो ये भी गलत है। उसके बाद है डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी गिवन इन केस ऑफ मिक्स सप्लाई। मिक्स सप्लाई में डिस्क्रिप्शन चाहिए ही चाहिए, ये गलत बोल रहा है क्योंकि मिक्स सप्लाई में इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो इसलिए ये चारों ही गलत है। तो आपका आंसर रहेगा ये वाला सी वाला पॉइंट, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे क्या पूछा है? व्हाट विल बी रेट ऑफ टैक्स एंड नेचर ऑफ सप्लाई, क्या रहेगा सर्विसेज अगर सेम इज नॉट डिटर्मिनेबल एट द टाइम ऑफ रिसीव ऑफ एडवांस। एडवांस के टाइम अगर रेट एंड नेचर ऑफ सप्लाई अगर पता नहीं चलता है तो क्या लेंगे? हम तो शुरू से ही बता कर आ रहे हैं, अगर कुछ भी क्वेश्चन में नहीं देता है तो वहाँ पे हम बताते हैं इंटरेस्ट रेट लेना है, नेचर एंड टैक्स रेट 18% लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही है, अगर कुछ नहीं पता होगा तो वहाँ पे हम एडवांस जब रिसीव करते हैं तो वहाँ पे उसको 18% इंटरेस्ट रेट मानते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट रेट मानते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा है कि इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केस कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस इज नॉट अलाउबल। तो कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस अलाउ नहीं होता है, कौन सा सिचुएशन में आपको बताना पड़ेगा। एक पर्सन अगर वो अलाउड कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस आपका मेनली अगर किसी के ऊपर ऑफेंस लगता है तो वहाँ पे कंपाउंडिंग का ऑप्शन रहता है, मेनली वो रहता है मिनिमम लेवल 25% से 100% तक रहता है। कंपाउंडिंग फी अगर दे देगा तो वहाँ पे कोई भी ऑफेंस उसके ऊपर नहीं लगेगा, अगर कुछ ऑलरेडी चल रहा है तो उस आप बेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक पर्सन अगर अलाउड होता है कंपाउंडिंग वंस इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफेंस स्पेसिफाइड अंडर क्लॉज नंबर A to F ऑफ सेक्शन नंबर 132 सबसेक्शन 1। तो यहाँ पे कौन सा पर्सन को ऑफेंसेस अलाउ नहीं होगा, ठीक है, ऑफेंसेस अलाउ नहीं होगा। तो यहाँ पे ये वाला पर्सन को आपका ऑफेंसेस अगर वंस उसको ऑफेंस अगर अलाउ हो जाता है, ठीक है, वंस अगर उसको ऑफेंसेस अलाउ हो जाता है तो उसको दोबारा अलाउ नहीं होगा। तो ये बोल रहा है कि नॉट अलाउड, नॉट अलाउड मीन्स ये वाला सही बोल रहा है कि अलाउड नहीं होगा। बट यहाँ पे आपका अमेंडमेंट होने के बाद यहाँ पे और एक क्लॉज आ गया है कि H वाला क्लॉज और एक क्लॉज आ गया है I वाला क्लॉज। तो A to F एंड H एंड I वाला क्लॉज में अगर वंस उसको मिल गया है कंपाउंड तो दोबारा नहीं मिलेगा, तो सही बोल रहा है ये वाला पॉइंट, ठीक है। उसके बाद है एक पर्सन हु हैज़ बीन कॉन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस अंडर GST लॉ बाय कोर्ट। अगर कॉन्विक्टेड हो जाता है तो वहाँ पे उसको अलाउड नहीं होगा, तो ये भी सही बोल रहा है कि अलाउड नहीं होगा, उसको जो भी कंपाउंडिंग अलाउ नहीं होगा। एक पर्सन हु हैज़ बीन अक्यूज ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस अंडर GST लॉ व्हिच इज ऑल्सो ऑफेंस अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग फोर्स। तो यहाँ पे भी कंपाउंडिंग अलाउ नहीं होगा, अगर उसको अदर लॉ में अगर वो ऑल्सो वो ऑफेंस कर रहा है तो वहाँ पे भी अलाउ नहीं होगा। तो तीनों पॉइंट में अलाउ नहीं होगा, तो यहाँ पे आंसर रहेगा डी वाला पॉइंट, ठीक है, डी वाला पॉइंट रहेगा आपका आंसर। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 17 में फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट डन बाय ए टैक्सेबल पर्सन इंस्पेक्शन कैन बी ऑर्डर अंडर GST लॉ। तो कौन सा एक्ट अगर करेगा तो वहाँ पे इंस्पेक्शन हो जाएगा। तो अगर कोई भी सप्रेशन ऑफ कोई भी ट्रांजैक्शन छुपाएगा या सप्रेस करेगा, अगर कोई भी स्टॉक को अगर छुपाएगा या कोई भी अगर कॉन्ट्रावेंशन करेगा प्रोविजन, तो वहाँ पे क्या होगा, इंस्पेक्शन का प्रोविजन उसके ऊपर लग जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे सप्रेशन ऑफ एनी ट्रांजैक्शन ये भी आ जाएगा, यहाँ पे भी इंस्पेक्शन होगा, सप्रेशन ऑफ स्टॉक ये भी आ जाएगा, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी प्रोविजन ये भी आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर रहेगा डी वाला, ठीक है, डी वाला रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 दिया है कि क्या पूछा है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट आप बताइए। तो मोहनदास एक रजिस्टर्ड पर्सन वो सप्लाई कर रहा है गुड्स टू करमचंद अंडर हिज ओन इनवॉइस में वो सप्लाई कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल कृष्णा देव, एक रजिस्टर्ड पर्सन। तो यहाँ पे मेनली मोहनदास यहाँ पे वो सप्लाई कर रहे हैं किसको, कृष्णा देव को वो सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, एंड इनवॉइस में किसका नाम है, एंड प्रिंसिपल के बिहाफ में।
प्रिंसिपल के बिहाफ में, एंड इनवॉइस में मोहनदास का नाम है, तो यहाँ पे हम जो भी है ये सप्लाई मानेंगे। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो यहाँ पे मोहनदास साल्वे जॉइंटली सेवरल लाइबल हो जाएंगे पे करने के लिए जीएसटी पेबल। नहीं, मोहनदास ओनली नहीं होंगे। तो मोहनदास एक रजिस्टर्ड पर्सन सप्लायर गुड्स टू करमचंद, नहीं, यहाँ पे मोहनदास आपका करमचंद अंडर हिज ओन नेम ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। तो यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया है। तो यहाँ पे मोहनदास है एजेंट, बट प्रिंसिपल कौन है? प्रिंसिपल यहाँ पे अगर देखेंगे प्रिंसिपल है आपका कृष्णादेव, ठीक है, प्रिंसिपल है कृष्णादेव है। एंड यहाँ पे जो प्रिंसिपल नाम है कृष्णादेव एंड सप्लाई कर रहा है करमचंद को, तो यहाँ पे केसी को सप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी इनवॉइस में किसका नाम है? एजेंट का नाम है। तो ये जो भी सप्लाई कर रहा है एजेंट का नाम है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है मेनली लाइबिलिटी टू पे इन सर्टेन केसेस, तो वहाँ पे अगर प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल का नाम अगर होता है इनवॉइस में तो उसको सप्लाई नहीं मानते हैं। बट अगर एजेंट का नाम अगर वहाँ पे इनवॉइस में होता है तो वहाँ पे एजेंट प्रिंसिपल का रिलेशन आ जाएगा, जो भी आपका एज पर शेड्यूल नंबर 1 सप्लाई मानेंगे वहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे अगर एजेंट का नाम है इनवॉइस में तो वहाँ पे एजेंट एंड प्रिंसिपल दोनों जॉइंटली सेवरली लाइबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे एजेंट है मोहनदास एंड कृष्णादेव, ये दोनों जॉइंटली सेवरली लाइबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे मोहनदास ओनली बोल रहा है, नहीं होगा। कृष्णादेव साल जॉइंटली सेवरली लाइबल हो जाएंगे जीएसटी पेबल के लिए, नहीं। तो यहाँ पे बोथ ये दोनों ए एंड बी, तो आंसर रहेगा सी वाला, बोथ ए एंड बी जॉइंटली सेवरली एजेंट प्रिंसिपल जॉइंटली सेवरली लाइबल हो जाएंगे, ठीक है, जॉइंटली सेवरली लाइबल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 यह है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, एग्जेम्प्ट नहीं है। तो यहाँ पे अगर देखें रिलीजियस पिलग्रिमेज ऑर्गेनाइज बाय टोडार मॉल चैरिटेबल ट्रस्ट, नहीं, रिलीजियस पिलग्रिमेज ऑर्गेनाइज अगर करेगा केबीएम कुमार मंडल विकास निगम एंड दूसरा है हाज कमेटी, तभी जाकर एग्जामेशन मिलेगा। तो उसको छोड़कर कोई भी अगर अदर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या ट्रस्ट अगर करेगा तो वहाँ पे कोई भी एग्जामेशन नहीं है, तो ये गलत है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बिजनेस फैसिलिटेटर टू इंश्योरेंस कंपनी इन अर्बन एरिया, तो यहाँ पे जो इंश्योरेंस कंपनी है रूरल एरिया होना चाहिए, अर्बन एरिया है तो वहाँ पे भी एग्जामेशन नहीं मिलेगा। माइलिंग ऑफ पैडी इंटू राइस, तो माइलिंग ऑफ पैडी इंटू राइस तो वहाँ पे एग्जामेशन नहीं मिलेगा। लोडिंग अनलोडिंग या कोई भी अगर काम करेंगे रिलेटेड टू दी राइस है तो वहाँ पे एग्जामेशन मिलेगा। बट माइलिंग ऑफ मीन्स प्रोसेसिंग अगर करेंगे पैडी इंटू राइस तो वहाँ पे कोई भी एग्जामेशन नहीं है। तो यहाँ पे तीनों ही एग्जामेशन नहीं है। तो यहाँ पूछा क्या है? नॉट एग्जाम, नॉट एग्जाम मीन्स तीनों ही एग्जामेशन नहीं है, तो आंसर रहेगा डी वाला पॉइंट है। उसके बाद अगर देखेंगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू आप बताइए, ठीक है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट आईटीआई टू इंडिविजुअल ट्रेनिज आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, ऑब्वियसली गवर्नमेंट आईटीआई जो भी उनका ट्रेनिज को देगा तो वो एग्जामेशन में आ जाएगा, क्योंकि आपका गवर्नमेंट आईटीआई जो भी है ये आपका आ जाएगा वोकेशनल ट्रेनिंग में आ जाता है एंड वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आ जाएगा, ठीक है, तो एग्जामेशन मिल जाएगा। उसके बाद सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट इन एम्बुलेंस एग्जाम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, ऑब्वियसली एम्बुलेंस में अगर कोई भी सर्विसेज देगा तो वहाँ पे एग्जामेशन मिल जाएगा, चाहे गवर्नमेंट वाला हो या प्राइवेट वाला हो। उसके बाद सर्विसेज ऑफ रेंटिंग ऑफ मेडिकल शॉप इन ए हॉस्पिटल, वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, नहीं, वो हेल्थ केयर सर्विसेज नहीं है। अगर कोई भी हॉस्पिटल अगर हेल्थ केयर सर्विसेज देगा तभी जाकर एग्जामेशन होगा, बट वहाँ पे रेंटिंग ऑफ सर्विसेज जो भी है वो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। रेंटिंग ऑफ मेडिकल शॉप है वो टैक्सेबल हो जाएगा, तो ये गलत बोल रहा है। एंड उसके बाद है जो भी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय पुलिस टू पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वो टैक्सेबल होगा, ये सही बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सही कौन सा है? 1 2 4, तो ये तीनों पॉइंट सही है, 1 2 4 है, तो आपका आंसर रहेगा ए रहेगा, ठीक है, आंसर रहेगा ए रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन डज नॉट क्वालिफाई आज सप्लाई, तो कौन सा ट्रांजैक्शन वो सप्लाई उसको नहीं मानेंगे, ठीक है, कौन सा सप्लाई नहीं मानेंगे? तो आ जाइए, डिस्पोजल ऑफ कार विदाउट कंसिडरेशन एंड सप्लायर हैज नॉट क्लेम आईटीसी ऑन सच कार, तो सप्लाई किसको हम नहीं मानेंगे? सप्लाई नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे जो भी डिस्पोजल ऑफ कार करेंगे विदाउट कंसिडरेशन है एंड सप्लायर आईटीसी क्लेम नहीं किया है, तो मेनली अगर शेड्यूल 1 में देखेंगे अगर परमानेंट डिस्पोजल ऑफ कोई भी एसेट करेंगे एंड आईटीसी अगर क्लेम करेंगे तभी जाकर शेड्यूल 1 के हिसाब से सप्लाई होगा। तो यहाँ पे तो हम आईटीसी क्लेम नहीं कर रहा है एंड वहाँ पे कंसिडरेशन भी नहीं है, बट आईटीसी क्लेम नहीं कर रहा है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसलिए इसको सप्लाई नहीं मानेंगे। उसके बाद है एक प्रिंसिपल मेक्स कर रहा है सप्लाई कर रहा है टू हिज एजेंट हु इज ऑल्सो रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी and is situated within same state and the invoice for further supply is issued by the agent in his own name, मीन्स यहाँ पे जो भी फर्दर सप्लाई कर रहे हैं एजेंट का नाम उसमें है तो इसको हम सप्लाई मानेंगे, क्योंकि ये सप्लाई एंड जो सप्लाई है प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप में आ जाता है तो सप्लाई मानेंगे क्योंकि एजेंट का नाम है फर्दर सप्लाई में। उसके बाद हेड ऑफिस यहाँ पे सप्लाई कर रहा है सर्विसेज टू इट्स ओन ब्रांच आउटसाइड द स्टेट, तो इसको हम सप्लाई मानेंगे क्योंकि इसको डिम डिस्टिंग पर्सन मानेंगे एंड सप्लाई मानेंगे इसको। उसके बाद एक पर्सन वो इंपोर्ट कर रहा है सर्विसेज विदाउट एनी कंसिडरेशन, ठीक है, विदाउट एनी कंसिडरेशन फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस फ्रॉम हिज एल्डर सन लिविंग आउटसाइड इंडिया, तो यहाँ पे अगर कोई भी इंपोर्ट करेंगे सर्विसेज तो वहाँ पे विदाउट कंसिडरेशन होगा, तो वहाँ पे शेड्यूल नंबर 1 को जाना पड़ेगा, तो वहाँ पे बिजनेस पर्पज होना चाहिए एंड रिलेटेड पर्सन होना चाहिए, तो यहाँ पे ये दोनों सेटिस्फाई हो रहा है, तो यहाँ पे भी सप्लाई मानेंगे। तो यहाँ पे पूछा था कौन सा सप्लाई नहीं है, तो फर्स्ट ए वाला पॉइंट आपका यहाँ पे सप्लाई नहीं होगा, ठीक है, सप्लाई नहीं होगा। उसके बाद है
क्वेश्चन नंबर 22 को चलते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि जीएसटी लाइबिलिटी बताइए, पालीवाला एसोसिएट्स का जीएसटी लाइबिलिटी बताइए। तो यहाँ पे पालीवाला एसोसिएट्स एक फार्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट है, रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, लोकेटेड इन जयपुर राजस्थान में है, एंड वो प्रोवाइड कर रहा है प्रोफेशनल कंसल्टेंसी सर्विसेज टू वेरियस क्लाइंट्स को, एंड इट हैज टेकन कंसल्टेंसी सर्विसेज फॉर इट्स जयपुर बिजनेस के लिए फ्रॉम अनदर एस्टेब्लिशमेंट, जो कि फार्म लोकेटेड यूके से ले रहे हैं, ठीक है। हाउएवर नो कंसिडरेशन वाज चार्ज फॉर द सेम, तो कोई भी कंसिडरेशन चार्ज नहीं कर रहे हैं, मीन्स यहाँ पे कंसिडरेशन कुछ भी चार्ज नहीं हो रहा है, बट वो बिजनेस पर्पज के लिए ले रहे हैं, ठीक है, एंड वो इम्पोर्ट कर रहे हैं, यूके से इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, एंड ये बिजनेस पर्पज के लिए ले रहे हैं। तो यहाँ पे अगर देखें ये शेड्यूल 1 के हिसाब से यहाँ पे उसको सप्लाई मानेंगे, ठीक है, सप्लाई मानेंगे। वैल्यू कितना है, वैल्यू यहाँ पे नहीं दिया है। सच सर्विसेज वुड हैव बीन टैक्सेबल यहाँ पे 18%, 9%, 9%, बट आईजीएसटी यहाँ पे 18% देखें, क्योंकि आपका ये इंपोर्ट अगर करेंगे तो वहाँ पे हम इंटरेस्टेड मानते हैं, तो इसलिए आईजीएसटी लगेगा। एंड द सेम रिसीव्ड फ्रॉम ए लोकल फार्म अगर रिसीव करते हैं, उसके बाद फर्दर पालीवाला एसोसिएट्स वुड हैव बीन पेड 4 लाख हैड इट नॉट रिसीव्ड फ्रॉम सर्विसेज यूके एस्टेब्लिशमेंट, अगर वो यूके एस्टेब्लिशमेंट से अगर नहीं रिसीव करता है तो यहाँ पे मीन्स ओपन मार्केट वैल्यू उसका है 4 लाख है, ठीक है, 4 लाख है। तो 4 लाख के ऊपर यहाँ पे सप्लाई मानेंगे एंड उसके ऊपर जीएसटी लगेगा 18%, क्योंकि यहाँ पे आईजीएसटी लगेगा, ठीक है। तो कितना होगा, 4 लाख के ऊपर 18%, तो यहाँ पे आ जाएगा 72,000 आईजीएसटी लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए वाला पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 क्या पूछा है देख लेते हैं। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट दिया है। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मेड एक्सक्लूसिवली टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एजेंसीज एंड पर्सन नोटिफाइड अंडर 51, जो कि टीडीएस वाला नोटिफाइड पर्सन गवर्नमेंट है, टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड, तो यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट होगा क्या, एंड द अमाउंट्स गिवन बिलो आर इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, तो जो भी 18% इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी जो भी अमाउंट यहाँ पे यूज हुआ है, अज्यूम दैट ऑल अदर कंडीशन हो टीडीएस डिडक्ट करने के लिए फुलफिल हो गया है, तो ऑल अदर कंडीशन फुलफिल हो गया है। ओनली हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा जो अमाउंट है ये 2.5 लाख से ज़्यादा हो रहा है या नहीं हो रहा है, अगर 2.5 लाख से ज़्यादा होगा तो वहाँ पे टीडीएस कटेगा, ठीक है, तो यही देखना पड़ेगा। एंड जो भी अमाउंट है ये इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है 18%। हेल्थ डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटेड एक कॉन्ट्रैक्ट विथ लोकल सप्लायर है, एंड यहाँ पे सप्लायर कौन है, सप्लायर जो है वो टीडीएस कटेगा, ठीक है, सप्लायर जो भी है नहीं रेसिपिएंट जो है वो टीडीएस कटेगा, क्योंकि जब पेमेंट करेगा टीडीएस कटेगा। तो यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटेड एक कॉन्ट्रैक्ट विथ ए लोकल सप्लायर है, रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एंड सप्लाई ऑफ मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन के लिए 2.6 लाख एंड मेकिंग फुल पेमेंट। तो यहाँ पे जो 2.6 लाख में आपका इंक्लूडेड है जीएसटी, तो हमको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, तो जीएसटी को एक्सक्लूड करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमको 100/18 करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2,20,339, जो कि 2.5 लाख से कम है, तो इसलिए कोई भी टीडीएस नहीं है। उसके बाद है गवर्नमेंट स्कूल इज मेकिंग पेमेंट 3.5 लाख टू ए रजिस्टर्ड सप्लायर फॉर सप्लाई ऑफ कुक फूड आज मिड डे मील अंडर ए स्कीम स्पॉन्सर्ड बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे अगर कोई भी मिड डे मील अगर प्री स्कूल अप टू प्री स्कूल तक अगर देखें, हायर सेकेंडरी प्री स्कूल टू हायर सेकेंडरी एजुकेशन तक, तो वहाँ पे एग्जाम्पशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो मिड डे मील है वो उसमें आ जाता है, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, तो टीडीएस का जरूरत ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे भी टीडीएस नहीं लगेगा। उसके बाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ कोलकाता परचेज करा है जनरेटर फ्रॉम ए रजिस्टर्ड सप्लायर इन दिल्ली से है, नाउ इट मेकिंग पेमेंट 5 लाख पेमेंट कर रहा है, तो 5 लाख पेमेंट कर रहा है, तो उसको हमको एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी करना पड़ेगा। तो 5 लाख 100/118, तो ये आ जाता है 4,23,729 है, जो कि 2.5 लाख से ज़्यादा है, तो यहाँ पे टीडीएस कटेगा। उसके बाद है फाइनेंस डिपार्टमेंट इन दिल्ली मेकिंग पेमेंट 3 लाख टू रजिस्टर सप्लायर ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इन दिल्ली है, तो यहाँ पे 3 लाख पेमेंट कर रहा है, तो 3 लाख को हमको एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी करना पड़ेगा। तो कितना आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है 2,54,237, जो कि 2.5 लाख से ज़्यादा है, तो यहाँ पे टीडीएस कटेगा। तो हार्ड आई भी पॉइंट में टीडीएस कटेगा, तो ये वाला, ठीक है, डी पॉइंट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24 को स्टेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स आप बताइए। तो एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय द डिसीजन और ऑर्डर पास्ड बाय द adjudicating authority under CGST Act may appeal to the appellate authority as may be prescribed within 3 months from the date on which said decision or order is communicated to him। ये सही है, क्योंकि कोई भी adjudicating authority का ऑर्डर के अगेंस्ट में आपको आज पर 107 सेक्शन में, तो आपको 3 मंथ के अंदर जाना पड़ेगा अपीलेट अथॉरिटी के पास, तो ये सही है। तो आपको ट्रू फॉल्स यहाँ पे बताना पड़ेगा। उसके बाद नो अपील शैल बी फाइल टू appellate authority unless appellant paid a sum equal to 25% of the remaining amount of tax disputed arising from the said order in relation to which appeal file। तो यहाँ पे गलत बोला है, 25% नहीं डिपॉजिट करते हैं, प्री डिपॉजिट 10% डिपॉजिट करते हैं, अप टू 25 करोड़ तक हम डिपॉजिट करते हैं जो भी डिस्प्यूटेड टैक्स का। तो यहाँ पे 10% डिपॉजिट करते हैं, तो जो भी 25% ये गलत है, एंड जो भी एडमिटेड टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी सब कुछ तो सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद adjournment ऑफ अपील शैल नॉट बी ग्रांटेड मोर देन 3 times टू ए पार्टी ड्यूरिंग हियरिंग ऑफ द अपील। हाँ, जब आप अपीलेट अथॉरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे तो यहाँ पर मैक्सिमम 3 times आप adjournment मिलता है, तो ये सही है। उसके बाद है
The appellate authority shall have power to refer back the case to the adjudicating authority as past the said decision। नहीं, appellate authority के पास रेफर बैक का पावर नहीं है। तो यहाँ पे अगर देखें पहला ट्रू है, उसके बाद सेकंड फॉल्स है, थर्ड ट्रू है, फोर्थ फॉल्स है, ट्रू फॉल्स है, तो ये सी वाला, ठीक है, सी वाला है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ बताइए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट कंसिडर्ड एज सप्लाई। तो आप बताइए कौन सा नॉट कंसिडर सप्लाई मीन सप्लाई नहीं माने, कौन सा पॉइंट। इम्पोर्टेशन ऑफ आर्किटेक्चरल सर्विसेज 1 लाख फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी यूज फॉर पर्सनल पर्पज फ्रॉम अनरिलेटेड पर्सन। तो यहाँ पे अगर देखेंगे हम सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हैं एंड कंसिडरेशन यहाँ पे 1 लाख पेमेंट कर रहे हैं। तो 1 लाख अगर पेमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे हम जाएंगे सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1। तो वहाँ पे चाहे बिजनेस पर्पज हो या पर्सनल पर्पज, तो वहाँ पे सप्लाई मानेंगे अगर कंसिडरेशन है। तो यहाँ पे सप्लाई मानेंगे क्योंकि कंसिडरेशन है एंड इम्पोर्ट है, एक्टिविटीज हो जाता है। उसका सेकंड देखेंगे इंपोर्ट ऑफ आर्किटेक्चरल सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस यूज फॉर बिजनेस पर्पज फ्रॉम रिलेटेड पर्सन। तो यहाँ पे विदाउट कंसिडरेशन मीन्स तो वहाँ पे शेड्यूल 1 को जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे देखना पड़ेगा बिजनेस पर्पज होना चाहिए, रिलेटेड पर्सन होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑफिस यूज बिजनेस पर्पज है एंड रिलेटेड पर्सन, तो ये वाला भी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है, तो वहाँ पे भी सप्लाई मानेंगे। उसके बाद इंपोर्ट ऑफ आर्किटेक्चरल सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस यूज फॉर बिजनेस पर्पज फ्रॉम ऑन रिलेटेड पर्सन। तो यहाँ पे ऑन रिलेटेड पर्सन है, तो यहाँ पे सप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या पूछा है, नॉट कंसिडर एज सप्लाई। तो कौन सा हम कंसिडर नहीं होगा सप्लाई के लिए, तो कौन सा सप्लाई के लिए कंसिडर नहीं होगा। तो ये तो कंसिडर नहीं होगा, ये वाला सी वाला आपका आंसर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सप्लाई नहीं होगा, सी वाला पॉइंट, ठीक है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सप्लाई। तो यहाँ पे भी कौन सा सप्लाई नहीं है बताइए। गुड्स सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट बाय एक्स एंड सन्स टू इट्स एजेंट फॉर फर्दर सप्लाई टू कस्टमर 5000 फॉर व्हिच इनवॉइस विल बी इशूड बाय एजेंट इन हिज ओन नेम। तो इनवॉइस अगर इशू करा है एजेंट ओन नेम में, तो वहाँ पे उसको सप्लाई मानेंगे। बट यहाँ पे पूछा है कौन सा सप्लाई नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन आता है। उसके बाद है इंपोर्टेशन अकाउंटिंग सर्विसेज फॉर बिजनेस पर्पज फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम ए डिपेंडेंट फादर रिसाइडिंग इन यूएसए। तो डिपेंडेंट फादर से यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं अकाउंटिंग सर्विसेज, ठीक है। अकाउंटिंग सर्विसेज यहाँ पे डिपेंडेंट फादर से यहाँ पे हम कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे तो रिलेटेड हो जाएंगे एंड बिजनेस पर्पज भी हो जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट मीन्स यहाँ पे भी वो सप्लाई में आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी सप्लाई में आ जाएगा। उसके बाद है अन एक्सपेंसिव वॉच गिफ्टेड, एक्सपेंसिव वॉच गिफ्ट कर रहा है टू एन एम्प्लॉय जो कि 50,000 है। नो अदर गिफ्ट टू सच एम्प्लॉय ड्यूरिंग सच एंटायर फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पे एक्सपेंसिव जो भी गिफ्ट है उसका वैल्यू है 50,000 जो कि एग्जैक्ट है। तो 50,000 मीन्स वहाँ पे 50,000 से अगर ज़्यादा होता तो वहाँ पे सप्लाई होता है। एम्प्लॉयर अगर कोई भी गिफ्ट देगा एम्प्लॉय को तो वहाँ 50,000 तक अगर देगा इन फाइनेंशियल ईयर तो उसको सप्लाई नहीं मानेगा, उससे ज़्यादा अगर देगा सप्लाई मानेगा। तो एग्जैक्ट 50,000 है तो इसको सप्लाई नहीं मानेंगे। उसके बाद है एक मशीनरी डिस्पोज ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन व्हिच ITC अवेल, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट जिसके ऊपर ITC ऑलरेडी अवेल हो चुका है। तो यहाँ पे शेड्यूल 1 के हिसाब से तो ये भी सप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे सप्लाई कौन सा नहीं होगा, सी वाला पॉइंट, ठीक है, सी वाला पॉइंट होगा, सप्लाई नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद है GST कंप्लायंस रेटिंग शैल बी असाइन टू, किसको वो असाइंड होता है, ये कंप्लायंस रेटिंग एवरी रजिस्टर्ड पर्सन को असाइंड होता है आज पर सेक्शन नंबर 149 एंड वहाँ पे रहता है 10 डिजिट तक, वहाँ पे आप कोई भी रेटिंग दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28 दिया है कि विच ऑफ द अबव ऑप्शन करेक्ट, आप बताइए। तो यार नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी, तो यहाँ पे नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी नहीं है, तो यहाँ पे CCI हो गया है, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया आ गया है CCI। तो यहाँ पे जो भी CCI डिटरमाइन करेगा कि डैट ए रजिस्टर्ड पर्सन नॉट पास, अगर वो पास नहीं करता है जो भी ITC का बेनिफिट टू द रेसिपिएंट बाय वे ऑफ कमेंसुरेट रिडक्शन इन प्राइस, तो वहाँ पे अथॉरिटी जो भी CCI है क्या करेगा, तो वहाँ पे वो रिडक्शन इन प्राइस कर सकता है, इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी कर सकता है एंड कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन कर सकता है एंड वो उसको भी वो वहाँ पे ऑर्डर दे सकता है कि आप पास ऑन करिए एलोंग विद इंटरेस्ट। तो ये सब कुछ पावर उसके पास है, तो तीनों ही सही है, तो बी वाला पॉइंट होगा, ठीक है, बी वाला पॉइंट होगा। उसके बाद है यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पूछा है कि इन दिस रिगार्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू है, आप बताइए। सुकन्या एक सप्लायर रजिस्टर्ड अंडर GST फेल टू पे द GST अमाउंटिंग 5,000 फॉर द मंथ ऑफ जनवरी के लिए 5,000 का अमाउंट GST नहीं पेमेंट नहीं कर पाता है। प्रॉपर ऑफिसर वहाँ पे इम्पोज करा है पेनल्टी ऑन सुकन्या फेलवर टू पे टैक्स करने के लिए, वहाँ पे पेनल्टी लगा रहा है। सुकन्या वहाँ बिलीव कर रहा है कि एक माइनर ब्रीच है, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द 126 नो पेनल्टी इम्पोज होगा फॉर माइनर ब्रीचेस। तो ये गलत है, अगर 5,000 से कम होगा तभी जाकर उसको हम बोलेंगे माइनर ब्रीच एंड वो इजीली रेक्टिफाइबल होना चाहिए एंड अपरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड होना चाहिए। बट यहाँ पे एग्जैक्ट 5,000 मीन्स उसको माइनर ब्रीच नहीं मानेंगे एंड उसको टैक्स लगा देंगे उसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे गलत बोल रहा है। तो पेनल्टी इज लेविएबल ऑन सुकन्या सिंस ब्रीच जो भी है कंसिडर एज माइनर ब्रीच, अगर अमाउंट अगर वो लेस देन 5,000 तो ये सही है। एंड यहाँ पे जो भी बोल रहा है 2,500 नहीं, ये नहीं होगा, नॉट लेविएबल नहीं होगा एंड पेनल्टी सुकन्या ब्रीच कंसिडर माइनस ओनली अगर अमाउंट इन्वॉल्व नील नहीं, तो आपका आंसर रहेगा ए वाला पॉइंट। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो यहाँ पे बताना पड़ेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉल्स से आपको बताना पड़ेगा। तो ITC ऑन वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज अवेल्ड बाय सॉफ्टवेयर कंपनी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इट्स ऑफिस, ये ब्लॉक है, ओबियसली ये ब्लॉक है कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस के लिए, ये ब्लॉक रहेगा, ये सही बोल रहा है, ठीक है, ये सही बोल रहा है क्योंकि
जो भी अवेल कर रहा है एक सॉफ्टवेयर कंपनी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हिज ऑफिस, तो वो ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है ITC on work contract services availed by manufacturing company for construction of pipeline laid outside the factory premises, वो ब्लॉक है, क्योंकि ओनली प्लांट एंड मशीनरी के रिलेटेड अगर होगा तभी जाकर वहाँ पे अलाउ होगा। बट अगर आपका 3 चीज़ प्लांट एंड मशीनरी में नहीं आता है, एक लैंड एंड बिल्डिंग, दूसरा है टेलीकम्युनिकेशन टावर के रिलेटेड, तीसरा है जो भी पाइपलाइन लेड आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस, तो वो ब्लॉक हो जाता है। तो यहाँ पे भी सही बोल रहा है। उसका जो भी ITC ऑन गुड्स एंड सर्विसेज यूज बाय एन ऑटोमोबाइल कंपनी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए फाउंडेशन ऑन व्हिच मशीनरी टू बी यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस इज टू बी माउंटेड परमानेंटली, तो वहाँ पे अलाउ होगा। सही है, यहाँ पे अलाउ होगा ओनली, आपका ये सही बोल रहा है, अलाउ होगा ओनली, ब्लॉक होगा तीनों चीज़ जो कि मैं बता के आया हूँ। उसके बाद है ITC on work contract. ITC on work contract services available by a consulting firm for repair of its office building is blocked provided the company has booked such expenditure PL account। ये गलत बोल रहा है। अगर हम PL अकाउंट में अगर उसको चार्ज कर रहे हैं तो वहाँ पे वो अलाउ हो जाएगा, ब्लॉक नहीं होगा। तो यहाँ पे अलाउ हो जाएगा। तो ये जो बोल रहा है गलत बोल रहा है, ठीक है, अलाउड हो जाएगा, तो ये गलत बोल रहा है। तो यहाँ पूछा है कौन सा फॉल्स है, तो फॉल्स डी वाला पॉइंट फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा है, which of the following person can be appointed as authorized representative of Sukhimal अंडर GST लॉ, कौन यहाँ पे ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है। तो सुखीमल एक सोल प्रोपराइटर है, आज टू अपियर बिफोर अपीलेट अथॉरिटी अपियर हो रहा है, ही डिसाइड टू अपियर थ्रू ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू वहाँ पे अपियर होना चाहता है। तो यहाँ पे कौन कौन पर्सन ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे, सोहन हिज सन हु हैज़ बीन डिसमिस्ड फ्रॉम ए गवर्नमेंट सर्विस लेटली, तो डिसमिस अगर हो जाएगा तो वहाँ पे ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन पाएगा। उसके बाद है रोहन एक कंपनी सेक्रेटरी हु हैज़ बीन एडजुडिकेटेड एज एन इंसॉल्वेंट, तो इंसॉल्वेंट अगर हो जाएगा तो भी वो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनेगा। उसके बाद है मुकुल एक प्रैक्टिसिंग हाई कोर्ट एडवोकेट, तो ये बन सकता है, ठीक है, ये बन सकता है। उसके बाद लास्ट देख लेते हैं। नहीं, तो यहाँ पे तीनों ही पॉइंट दिया है, तो वो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ट्रू है, तो ये सी वाला है, क्योंकि थर्ड पॉइंट ओनली वो बन सकता है ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। उसके बाद यहाँ पे दिया है कि अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन ITC अवेलेबल अंडर GST लॉ, तो कौन सा ऑप्शन में ITC अवेलेबल होगा। कार परचेज बाय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर ऑफिशियल यूज ऑफ एम्प्लॉइज, नहीं, ऑफिशियल यूज के लिए नहीं होगा, क्योंकि कार का सीटिंग कैपेसिटी 12 से कम है, ठीक है, फर्दर सप्लाई नहीं हो रहा है। एयरक्राफ्ट परचेज बाय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर ऑफिशियल यूज ऑफ फिर CEO, नहीं, ऑफिशियल यूज़ नहीं होगा CEO का, तो यहाँ पे नहीं मिलेगा ITC। उसके बाद जनरल इंश्योरेंस टेकन ऑन ए कार यूज फॉर एम्प्लॉइज ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर ऑफिशियल यूज, नहीं होगा। अगर यहाँ पे उसको फर्दर सप्लाई के लिए जो भी एक्सेप्शन अगर होता तो उसका जनरल इंश्योरेंस के ऊपर भी ITC अलाउ हो जाता। मेंटेनेंस रिपेयर सर्विसेज अवेलेबल बाय कंपनी फॉर ए ट्रक यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग फिनिश गुड्स, यस, ट्रांसपोर्टिंग फिनिश गुड्स जो भी ट्रक है तो वहाँ पे अलाउ हो जाता है ITC, उसका अगर मेंटेनेंस रिपेयर सर्विस है तो उसके ऊपर भी ITC अलाउ हो जाएगा। तो आपका आंसर रहेगा डी वाला पॉइंट। उसके बाद है अंडर GST law, the time limit for issuance of so-called notice in case of non-payment of tax on account of reason other than fraud है स्टेटमेंट या सप्रेशन ऑफ फैक्ट। तो अदर देन फ्रॉड मीन सेक्शन नंबर 73, तो वहाँ पे so-called नोटिस इशू करने के लिए 2 ईयर 9 मंथ फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ द एनुअल रिटर्न, 2 ईयर 9 मंथ, तो 2 ईयर 9 मंथ फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ द एनुअल रिटर्न, तो ये रहेगा आंसर, ठीक है। 3 ईयर नहीं होगा, 4 ईयर 6 मंथ नहीं होगा, 5 ईयर नहीं होगा, तो आपका आंसर रहेगा ये वाला पॉइंट। उसके बाद है टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ सो कॉज नोटिस अंडर GST लॉ इन केस ऑफ एनी अमाउंट कलेक्टेड बट नॉट पेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, तो यहाँ पे अगर आप कलेक्ट कर रहे हैं बट गवर्नमेंट को नहीं पेमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, ठीक है। कलेक्ट करके अगर डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं तो कोई भी टाइम लिमिट नहीं है इशू करने के लिए सो कॉज नोटिस, कभी भी वो सो कॉज नोटिस इशू कर सकता है। तो यहाँ पे 2 ईयर 9 मंथ नहीं होगा, कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, 3 ईयर नहीं होगा, 4 ईयर 6 मंथ नहीं होगा, तो ये वाला नो टाइम लिमिट है, तो आपके ऊपर कभी भी वो सो कॉज नोटिस इशू हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है आपका यहाँ पे दिया है कि डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ GST पेबल ऑन द अबव सप्लाईज अज्यूमिंग दैट एप्लीकेबल रेट है 5% एंड अमाउंट जो भी है गिवन हियर इन आर एक्सक्लूसिव ऑफ GST, तो जो भी अमाउंट है ये एक्सक्लूसिव ऑफ GST है, तो यहाँ पे आपको GST लाइबिलिटी कंप्यूट करना पड़ेगा। देवभूमि राइस यहाँ पे लिमिटेड एक रजिस्टर्ड पर्सन है GST में एंड वो प्रोवाइड कर रहा है सर्विसेज ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ माइलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस, लोडिंग एंड अनलोडिंग का सर्विसेज, पैकेजिंग एंड स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग ऑफ राइस इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ में वो प्रोवाइड करे। कंपनी यहाँ पे फॉलोइंग सप्लाईज कर रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर टू अप्रैल टू सितंबर के लिए, तो लोडिंग अनलोडिंग तो यहाँ पे एग्जिम्ट हो जाएगा, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। पैकिंग वेयर हाउसिंग कोई भी टैक्स नहीं लगेगा एंड प्रोसेसिंग ऑफ माइलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस, तो यहाँ पे ओनली ये टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि माइलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस तो वहाँ पे वो टैक्सेबल हो जाता है, जो भी ये प्रोसेसिंग टैक्सेबल हो जाता है, उसको छोड़कर कोई भी लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग सब कुछ एग्जाम्प्ट हो जाता है। तो यहाँ पे 1 करोड़ है एंड टैक्स लाइबिलिटी है 5%, ठीक है, 5% है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 लाख, तो 5 लाख होगा टैक्स लाइबिलिटी, तो ये सी वाला पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन चूज करिए। तो यहाँ पे क्या दिया है, एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज इनवाइटेड ऑनलाइन बिड्स फॉर मेंटेनेंस ऑफ बस स्टॉप्स फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर के लिए 1 जनवरी टू 31 दिसंबर के लिए ऑनलाइन बिड के लिए, एंड जो भी वर्क इन्वॉल्व्स कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वेयर इन जो भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज इज द प्रिंसिपल सप्लाई एंड जो भी वैल्यू ऑफ गुड्स कॉन्स्टिट्यूट ओनली 25%। तो यहाँ पे अगर कोई भी कंपोजिट सप्लाई रिलेटेड टू द आर्टिकल नंबर 243G तो वहाँ पे जो भी कॉन्स्टिट्यूशन का है, तो वो जो भी म्युनिसिपल या पंचायत जो भी काम करता है वर्क कॉन्ट्रैक्ट, तो वहाँ पे प्योरली लेबर वाला होना चाहिए। बट अगर कंपोजिशन अगर होगा तो वहाँ पे
जो प्रिंसिपल सप्लाई ऑफ सर्विसेज होना चाहिए एंड गुड्स का जो भी परसेंटेज है तो वो 25% तक होना चाहिए। तो यहाँ पे गुड्स का जो भी परसेंटेज है वो 25% तक है, तो ये एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, तो ये एग्जेम्प्टेड है, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मिस्टर कुमार मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ खिलाड़ी कॉन्ट्रैक्टर्स लोकेटेड एंड रजिस्टर्ड अंडर गुजरात है एंड वांट्स टू बिड फॉर द सेम के लिए बिड करना चाहता है। 6 योर ओपिनियन टू डिटरमाइन द टैक्सेबिलिटी ऑफ द अबव सप्लाई व्हाट द बेस्ट प्राइस, आप बताइए। तो ये नॉट लेबेबल टैक्स नहीं, लेबेबल नहीं होगा, ये एग्जेम्प्ट है क्योंकि नोटिफिकेशन के थ्रू ये एग्जेम्पशन है। तो यहाँ पे जीएसटी पेबल नहीं होगा, तो ये एग्जेम्प्टेड है, ये सी वाला पॉइंट है। ठीक है, सी वाला पॉइंट है। उसके बाद है यहाँ पे पूछा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन चूज करिए। मिस्टर हाफिज सिंह इज ए रेसिडेंट ऑफ छत्तीसगढ़ है। द मैरिज ऑफ हिज डॉटर है खुशी कौर है हैज बीन फाइनलाइज विथ मिस्टर लवली सिंह के साथ। एक एनआरआई है, सेटल इन कनाडा है एंड मैरिज इज शेड्यूल 14 फरवरी में शेड्यूल हो रहा है इन छत्तीसगढ़ चंडीगढ़ में है। एंड मिस्टर हाफिज सिंह वांट्स टू सेंड 5000 मैरिज इन्विटेशन सेंड करना चाहता है, मैरिज कार्ड टू ऑल हिज रिलेटिव्स एंड फ्रेंड को इन इंडिया में टू अटेंड द मैरिज के लिए। ही हैज़ टू सेंड द इन्विटेशन बाय स्पीड पोस्ट, तो स्पीड पोस्ट के थ्रू वो सेंड करा है, तो यहाँ पे कोई भी एग्जामेशन नहीं है, टैक्सेबल हो जाएगा स्पीड पोस्ट के थ्रू। आपका जो भी है बुक पोस्ट, इनलैंड लेटर, ठीक है, एंड ऑर्डिनरी पोस्ट, तो वहाँ पे वो आपका एग्जामेशन मिल जाता है, बट स्पीड पोस्ट के ऊपर कोई भी एग्जामेशन नहीं है, टैक्सेबल हो जाएगा। ही इज नॉट श्योर अबाउट द टैक्सेबिलिटी ऑफ द स्पीड पोस्ट सर्विसेज अंडर जीएसटी रिजाइम, ही सीक्स योर हेल्प इन डिटरमाइनिंग द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द जीएसटी, तो यहाँ पे जीएसटी पेबल है। ठीक है, जीएसटी पेबल है। उसके बाद है यहाँ पे दिया है कि क्या पूछा है, तो यहाँ पे पूछा है कि यहाँ पूछा है कि दी अमाउंट्स गिवन अबव आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी व्हेन एवर एप्लीकेबल, तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं। मिस्टर कुमार इज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ खिलाड़ी इक्विपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। द कंपनी इज लोकेटेड एंड रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन मुंबई महाराष्ट्र में है। एंड मिस्टर कुमार हैज डिसाइडेड टू सेंड करना चाहता है फूड ग्रेन्स एंड रिलीफ मटेरियल्स वर्थ 50 लाख एंड 20 लाख थ्रू रेलवे एंड एयरवेज के थ्रू रेस्पेक्टिवली टू द साइक्लोन हिट विक्टिम्स इन केरला इन द मंथ ऑफ नवंबर। तो कंपनी वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टेड सुपर एयरलाइंस एंड इंडियन रेलवेज टू ट्रांसपोर्ट द मटेरियल्स फ्रॉम मुंबई टू केरला। जो भी प्राइस है फॉर द सेम डिटरमाइन 10 लाख है एयर के लिए एंड 50,000 है रेलवेज एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। मिस्टर कुमार सिक्स योर हेल्प डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ जीएसटी, क्या रहेगा जो भी सर्विसेज प्रोक्योर्ड फ्रॉम सुपर एयरलाइंस एंड इंडियन रेलवे इफ एप्लीकेबल जीएसटी रेट है 18%। तो यहाँ पे तो इंटरेस्ट रेट तो होगा, बट हम देखे थे एग्जामेशन के लिए कोई भी अगर फूड ग्रेन्स या कोई भी रिलीफ मटेरियल देंगे, कोई भी अगर वहाँ पे साइक्लोन हिट विक्टिम्स को, तो वहाँ पे एग्जामेशन मिलेगा अगर वहाँ पे प्रोवाइड करेगा कोई भी रेलवे एसएल के थ्रू या आपका जीटीए के थ्रू। तो यहाँ पे आपका जीटीए के थ्रू तो नहीं है, वेसल के थ्रू नहीं है, रेलवे के थ्रू है, एयर के थ्रू है। तो यहाँ पे रेलवे के थ्रू जो भी यहाँ पे पेमेंट कर रहा है तो वो एग्जामेशन मिल जाएगा, बट एयरवेज के थ्रू जो है टैक्सेबल, क्योंकि एयरवेज के थ्रू अगर कोई भी हम रिलीफ मटेरियल देंगे तो वहाँ पे कोई भी एग्जामेशन नहीं है। तो एयरवेज के थ्रू जो 10 लाख है ये टैक्सेबल हो जाएगा एंड ये 50,000 एग्जाम्प्ट हो जाएगा। रेट यहाँ पे 18% है, तो 10 लाख के ऊपर अगर 18% देखेंगे तो ये आ जाएगा 1,80,000। तो 1,80,000 है सुपर एयरलाइंस एंड इंडियन रेलवे नील है, तो ये वाला पॉइंट आपका आंसर रहेगा। ठीक है, आंसर रहेगा। उसके बाद है यहाँ पे क्या पूछा है, तो यहाँ पे पूछा है कि ascertain दी स्टेट्स इन which मनजोत इज रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे कौन सा स्टेट में उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, तो आप ascertain करिए। मिस्टर मनजोत इज ए ट्रेडर सप्लाइंग ऑफ गुड्स फ्रॉम हिज फार्म, वैसा सिंह ट्रेडर से वो सप्लाई कर रहा है गुड्स। द ऑफिस ऑफ द फार्म इज लोकेटेड इन दिल्ली whereas इट्स गोडाउन लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे वो गुड्स में एंगेज है, ठीक है, गुड्स में एंगेज है, तो इसलिए यहाँ पे गुड्स में एंगेज है, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट रहेगा 40 लाख। ठीक है, मिसेस सिंह ट्रेडर्स फॉलोइंग इंटरेस्टेड सप्लाई कर रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, तो ये इंटरेस्टेड कर रहे हैं, मीन्स 40 लाख लगेगा, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो दिल्ली में ये टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं 21 लाख, पंजाब में एग्जेम्प्टेड है 6 लाख, उत्तर प्रदेश में टैक्सेबल एग्जेम्प्टेड दोनों 3 लाख एंड रेस्पेक्टिवली, तो टोटल 6 लाख यहाँ पे कर रहे हैं, 6 लाख है। एंड जम्मू एंड कश्मीर में टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्टेड गुड्स 8 लाख एंड 3 लाख है रेस्पेक्टिवली, तो टोटल यहाँ पे 11 लाख। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिमिट के लिए एग्रीगेट टर्नओवर चाहिए, तो एग्रीगेट टर्नओवर में सब कुछ आ जाएगा, चाहे एग्जाम सप्लाई हो, टैक्सेबल सप्लाई हो, जीरो रेटेड हो या एक्सपोर्ट हो, सब कुछ आ जाएगा। दो चीज़ नहीं आएगा, तो टैक्सेस सब कुछ नहीं आएगा, जीएसटी, जीएसटी, आईजीएसटी, जीएसटी कॉम्पेंसेशन से, एंड आपका जो भी इनवर्ट सप्लाई के ऊपर जो भी आरसीएम पेमेंट कर रहे हैं तो वो नहीं आएगा। तो यहाँ पे अगर देखें सब कुछ आ जाएगा 40 लाख का थ्रेशोल्ड लिमिट में, तो यहाँ पे अगर मिलाएंगे तो यहाँ पे 21 लाख, 6 लाख, 27 लाख एंड आपका ये है 33, तो यहाँ पे 44 लाख है, तो 44 लाख है, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा जहाँ पे भी वो सब कुछ काम कर रहा है। बट अगर कोई भी स्टेट्स में ओनली अगर वो एग्जाम सप्लाई एंगेज है तो वहाँ पे उसको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा। तो दिल्ली में टैक्सेबल है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, पंजाब में ओनली एग्जेम्प्टेड में है तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश में दोनों में है तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, यहाँ पे भी दोनों में तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, बी वाला आपका आंसर रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 को चलते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा, यू आर रिक्वायर्ड टू ascertain द टैक्सेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय मिस्टर पांडे इन द एम्बुलेंस फ्रॉम दिल्ली टू गुड़गांव अंडर सीजीएसटी एक्ट, बताइए जो भी सर्विसेज दे रहा है। मिस्टर पांडे इज एन एम्बुलेंस ड्राइवर है, वो लिव्स इन एनसीटी, दिल्ली में लिव कर रहा है, ये प्रोवाइड ड्राइविंग सर्विसेज दे रहा है प्रीति हार्ट एंड लॉन्ग इंस्टीट्यूट फील को, PHLI को दे रहे हैं, एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो कि रजिस्टर अंडर जीएसटी दिल्ली में है, फॉर ए कंसिडरेशन 25,000 पर मंथ वो ड्राइविंग का सर्विसेज दे रहे हैं, एम्बुलेंस का ड्राइवर का काम कर रहे हैं।
मिस्टर पांडे वाज इंस्ट्रक्टेड टू पिकअप एक पेशेंट इन गुरुग्राम टू दिल्ली को पिकअप करने के लिए वहाँ पे पेशेंट को वो बोल रहे हैं, इंस्ट्रक्ट हो रहा है। व्हाइल गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू गुड़गांव ही पिक्ड 5 पैसेंजर फॉर ट्रांसपोर्टेशन इन द एम्बुलेंस फ्रॉम दिल्ली टू गुड़गांव एंड चार्ज करा है 500 ईच है। तो 5 पैसेंजर से 500 ईच वहाँ पे चार्ज करा है, जो कि 2500 का चार्ज करा है। तो ये जो 2500 टैक्सेबल होगा या एग्जाम्प्ट होगा, तो ये 2500 टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि अगर वो पेशेंट को सर्विसेज देगा तभी जाकर एग्जामेशन मिलेगा। बट यहाँ पे वो 5 पैसेंजर वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे एग्जामेशन नहीं मिलेगा, टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। एंड ये भी नहीं दे रहा है, कोई भी हॉस्पिटल को नहीं दे रहा है, तो ये मेनली हेल्थ सर्विसेज में नहीं आएगा, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज में आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 में क्या दिया है, तो यहाँ पे पूछा है कि मिसेस काला एंड एसोसिएट्स इज नॉट कन्वर्सेंट विथ जीएसटी प्रोविजन, हेंस इट अप्रोच यू डिटरमाइनिंग द जीएसटी लाइबिलिटी क्या रहेगा, ठीक है। अज्यूम दैट दी एप्लीकेबल रेट ऑफ टैक्स है 18% एंड अमाउंट जो भी गिवन है वो एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। तो यहाँ पे जीएसटी लाइबिलिटी क्या रहेगा, मिसेस काला एंड एसोसिएट्स डीलिंग इन सेल एंड परचेज ऑफ यूज और सेकंड हैंड कार्स में एंगेज है एंड रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी में है ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर। ये इफेक्टेड फॉलोइंग इंटरेस्टेड ट्रांजैक्शन कर रहा है, पर्टिकुलर दे दिया है, परचेज प्राइस सेल प्राइस दे दिया है, कार 1 2 3 4 दे दिया है। मिसेस काला एंड एसोसिएट्स परचेज कर रहा है 1 2 3 फ्रॉम ऑन रजिस्टर्ड पर्सन एंड कार 4 कर रहा है registered person who charge GST 1.3 लाख। अकॉर्डिंगली मिसेस काला एंड एसोसिएट्स आर बेल्ड ITC ऑन द सेम। तो यहाँ पे अगर देखें ये आपका सेकंड हैंड गुड्स में एंगेज है, तो वहाँ पे वैल्यूएशन रूल जाना पड़ेगा, जो कि वैल्यूएशन रूल अगर देखें 32 के हिसाब से अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन से अगर परचेज करेगा, ठीक है, रजिस्टर्ड पर्सन से अगर परचेज करेगा तो वहाँ पे जो भी सेल वैल्यू के ऊपर जो ITC है, सेल वैल्यू के ऊपर जो भी टैक्स लाइबिलिटी है उसमें से जो भी ITC ऑलरेडी वो क्लेम किया है उसको लेस करेंगे, जितना बचेगा उसको टैक्स भरना पड़ेगा अगर रजिस्टर्ड पर्सन से वो परचेज करता है। बट अगर ऑन रजिस्टर्ड पर्सन से अगर परचेज करेगा तो वहाँ पे जो भी मार्जिन मनी मीन्स जो भी प्रॉफिट है उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेशन करेंगे। बट अगर नेगेटिव आएगा मीन्स लॉस में अगर वो सेल करेगा तो वहाँ पे उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो यहाँ पे अगर देखें ये तीनों ऑन रजिस्टर्ड पर्सन से परचेज करा है, तो ये तीनों ऑन रजिस्टर्ड पर्सन में, तो यहाँ पे मार्जिन मनी कैलकुलेशन करेंगे, प्रॉफिट कितना है 5 लाख से परचेज किया था, बट यहाँ पे सेल करा है 7.5 लाख, तो यहाँ पे 2.5 लाख का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। एंड यहाँ पे 3 लाख में परचेज किया था, सेल करा है 2.75 लाख, तो यहाँ पे कोई भी प्रॉफिट नहीं है, लॉस है, तो उसको नहीं लेंगे। 6 लाख में परचेज किया था, 6.5 लाख में सेल करा है, तो यहाँ पे 0.5 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, तो टोटल 3 लाख है। 3 लाख के ऊपर GST कैलकुलेशन करेंगे 18%, तो ये आ जाएगा 54,000 है ऑन रजिस्टर्ड पर्सन के लिए। रजिस्टर्ड पर्सन के लिए क्या करेंगे, जो भी सेल वैल्यू है उसके ऊपर हम कैलकुलेशन कर लेंगे, जो भी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 18% कैलकुलेशन करेंगे तो कितना होगा 9,50,000, उसके ऊपर 18%, तो ये आ जाता है 1,71,000 है। उसमें से जो भी ITC है उसको लेस कर देंगे, तो ITC है 1,30,000 है, तो इसको अगर लेस कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा 41,000 है। तो 41,000 यहाँ पे कार नंबर 4 के लिए, तो ये 3 के लिए 54,000 एंड कार 4 के लिए 41,000, तो टोटल यहाँ पे आ जाएगा 95,000 आ जाएगा। तो 95,000 का उसको टैक्स देना पड़ेगा, तो ये आपका पार्ट ए रहेगा, ठीक है, पार्ट ए रहेगा। उसके बाद है 42 को चलते हैं, क्या पूछा है देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टेट द टाइप ऑफ सप्लाई एंड टैक्स रेट क्या रहेगा। टाइप ऑफ सप्लाई टैक्स रेट वही है, मिक्स सप्लाई या कंपोजिट सप्लाई देखना पड़ेगा, एंड रेट क्या रहेगा। मिसेस विष्णु मेगा मार्ट एक स्टोर्स लोकेटेड एंड रजिस्टर्ड अंडर GST इन दी राजस्थान में है एंड कम आउट विथ ए बिग डिस्काउंट ऑफर वहाँ पे आता है एट द टाइम ऑफ दिवाली ऑन वेरियस गिफ्ट आइटम के ऊपर। इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर इट हैज डिसाइडेड टू सप्लाई गिफ्ट पैक भी वो सप्लाई करना चाहता है, कॉन्टेनिंग 5 पैकेट उसमें रहेगा। जो भी जीरा राम नमकीन रहेगा 200 ग्राम ईच है, टैक्सेबल 12%। 1 पैकेट ऑफ रोस्टेड स्मोक्ड आलमंड रहेगा जो कि 100 ग्राम का है, टैक्सेबल 18%। एंड 1 पैकेट ऑफ कॉर्न विला चॉकलेट है 50 mg का है, टैक्सेबल 28% में। एंड 1 बटल ऑफ टील फ्रेश जूस है जो कि 1 लीटर का है एंड वो टैक्सेबल हो जाएगा 18% में, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें कोई भी सिंगल बास्केट एंड सिंगल प्राइस है 1000 में, तो यहाँ पे अगर देखें कोई भी यहाँ पे प्रिंसिपल सप्लाई नहीं है, इक्वली सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इक्वली इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इक्वली इंपॉर्टेंट है, कोई भी प्रिंसिपल सप्लाई नहीं है। एंड मिक्स सप्लाई को जाना पड़ेगा, इक्वली इंपॉर्टेंट है, एंड यहाँ पे सिंगल इन्वॉइस है, सिंगल प्राइस चार्ज हुआ है, तो ये मिक्स सप्लाई है। तो मिक्स सप्लाई अगर होगा जो भी हायर वाला रेट वो लगेगा। तो हायर वाला रेट यहाँ पे अगर देखेंगे तो हायर वाला रेट अगर देखें ये 28% है, तो यहाँ पे मिक्स सप्लाई होगा एंड हायर रेट 28% लगेगा, ठीक है। तो यहाँ मिक्स सप्लाई होगा एंड हायर रेट लगेगा 28%, तो आंसर रहेगा डी पार्ट, ठीक है, डी पार्ट रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 को चलते हैं। स्टेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट, तो आपको बताना पड़ेगा। सर्विसेज बाय एन आर्टिस्ट बाय वे परफॉर्मेंस इन फॉल्क और क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक डांस और थिएटर आज ब्रांड एम्बेसडर इफ द कंसिडरेशन चार्ज फॉर सच परफॉर्मेंस इज नॉट मोर देन 1,50,000 इज एग्जाम्प्ट। ये गलत बोल रहा है, अगर नॉर्मल होता है तो वहाँ पे 1,50,000 से अगर कम होगा एग्जाम्प्ट होगा, बट अगर वो काम कर रहा है आज ब्रांड एम्बेसडर है तो वहाँ पे चाहे 1 रुपया भी होगा तो भी टैक्सेबल हो जाएगा, तो ये गलत बोल रहा है। उसके बाद सर्विसेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस अंडर लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट आज अप्रूव्ड बाय द इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, हैविंग मिनिमम अमाउंट ऑफ कवर 2 लाख इज एग्जाम्प्ट। तो यहाँ पे गलत है, हम इसको पढ़ाते हैं जब रिवीजन करते हैं तो इसको याद कराते हैं कि लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस अगर होगा तो वहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट 2 लाख तक एग्जाम्प्ट होता है, बट यहाँ पे मिनिमम बोला है जो कि गलत बोला है, तो ये भी गलत है, ठीक है।
तो इसलिए मैं आपको रिवीजन में सब कुछ बता देता हूँ जो भी इंपॉर्टेंट रहता है। सर्विसेज बाय एन एक्वायरिंग बैंक टू एनी पर्सन इन रिलेशन टू सेटलमेंट ऑफ एन अमाउंट अप टू 2,500। तो यहाँ पे 2,500 गलत है, ये 2,000 तक, ठीक है, ये 2,000 तक सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं ट्रांजैक्टेड थ्रू क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड, तो वहाँ पे एग्जेम्प्ट हो जाता है। 2,000 से अगर ज़्यादा होता है तो टैक्सेबल होता है। तो ये भी गलत बोल रहा है 2,500, तो यहाँ पे तीनों ही गलत है, तो आंसर रहेगा डी वाला पॉइंट, ठीक है, डी वाला पॉइंट है। उसके बाद यहाँ पे चलो देखते हैं क्या पूछा है। यहाँ पूछा है आज पर द प्रोविजन ऑफ द जीएसटी लॉ व्हिच ऑफ द अबव मेंशन सप्लायर्स आर अलाउड टू रिड्यूस आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। तो कौन सा सप्लायर अलाउड हो जाएगा रिड्यूस करने के लिए आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, आप बताइए। तो यहाँ पे दिया है कि एएससी एक रजिस्टर्ड पर्सन है अंडर जीएसटी एंड सप्लाई कर रहा है गुड्स अमाउंटिंग टू 1,18,000 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी 18%। टू बीएससी एक रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी 30 सितंबर। तो यहाँ पे एएससी एक रजिस्टर्ड पर्सन है, वो सप्लाई कर रहा है किसको, बीएससी को, ठीक है, बीएससी को सप्लाई कर रहा है। जीएसटी का अमाउंट कितना होगा, तो जीएसटी अगर अमाउंट देखेंगे तो वहाँ पे 18% मीन्स यहाँ पे 18,000, 1,18,000 में जीएसटी 18% अगर लेस करेंगे तो वहाँ पे 18,000 जीएसटी है, ठीक है। फर्दर यहाँ पे बीएससी फर्दर सोल्ड करा है टू राकेश ए कंज्यूमर हु हैज़ बिन केम टू शॉप 30 अक्टूबर इन कैश में। तो ये फर्दर उसको एक राकेश एक कंज्यूमर को वो सोल्ड कर रहा है 30 अक्टूबर को, ठीक है, कैश में सोल्ड कर रहा है। कितना सोल्ड करा है, 2,36,000 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी 18%। तो यहाँ पे अगर देखें 2,36,000 में अगर देखेंगे वो 2 लाख का सेल कर रहा है, तो इसमें जीएसटी का अगर अमाउंट देखें 36,000 क्योंकि 18% करके वो फर्दर ये टोटल यहाँ पे 1 लाख का सोल्ड किया था, बट यहाँ पे वो उसको सोल्ड करा है 2 लाख वैल्यू में, तो इसलिए जीएसटी का अमाउंट डबल हो जाएगा क्योंकि वैल्यू के ऊपर जीएसटी लगता है 18%, ठीक है। उसके बाद एएससी यहाँ पे इशू करा है क्रेडिट नोट 11,800 का, जिसमें 10,000 का है वैल्यू एंड 1,800 का जीएसटी है फॉर रेट डिफरेंसेस ऑन 2 नवंबर टू बीएससी। देयर आफ्टर बीएससी वहाँ पे एंटर करता है क्रेडिट नोट इन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर द सेम अमाउंट इन द नेम ऑफ राकेश विदाउट इंटीमेटिंग हिम एंड प्रोवाइडिंग एनी रिफंड ऑफ द सम पेड ऑन 2 नवंबर एंड रिड्यूस इट्स आउटपुट टैक्स लायबिलिटी अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 नवंबर में वहाँ पे एक्चुअली रेट रिड्यूस हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे ये जो एएससी लिमिटेड बीएससी लिमिटेड को एक क्रेडिट नोट इशू कर देता है, क्योंकि जब आपका रेट रिड्यूस हो जाता है मीन टैक्स जब रिड्यूस हो जाता है या रिटर्न जब हो जाता है तो वहाँ पे क्रेडिट नोट इशू करना पड़ता है, अगर बढ़ाना है डेबिट नोट इशू करते हैं। तो यहाँ पे उसका वैल्यू कम हो जाता है 1,800, तो उसके लिए वो एक क्रेडिट नोट इशू करता है, ठीक है। बट इसको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कब रिड्यूस करना पड़ेगा, जब ये आईटीसी जो भी है जब रिवर्स करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आईटीसी जो भी है रिवर्स जब करेगा जो भी रेसिपिएंट, तभी जाकर सप्लायर को आउटपुट टैक्स लायबिलिटी उसको रिड्यूस करने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे एएससी यहाँ पे इंटीमेट कर दिया है बीएससी को, बीएससी वहाँ पे आईटीसी रिवर्स कर दिया है, तो यहाँ पे एएससी को अलाउ हो जाएगा आउटपुट टैक्स लायबिलिटी घटाने के लिए। बट यहाँ पे अगर देखें बीएससी यहाँ पे राकेश को कोई भी इंटीमेशन नहीं दिया है, तो राकेश को अगर इंटीमेशन नहीं दिया है तो राकेश कैसे आईटीसी रिवर्स करेगा, तो राकेश तो आईटीसी रिवर्स नहीं करेगा। तो अगर आईटीसी रिवर्स नहीं करेगा तो यहाँ पे बीएससी को आउटपुट टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस करने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ओनली यहाँ पे एएससी को आउटपुट टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस करने के लिए मिलेगा जो भी 1,800 रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर रहेगा ए वाला, आंसर रहेगा ए वाला। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, तो इसलिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। तो यहाँ पे क्या पूछा है, डिटरमाइन द फर्दर टैक्स लायबिलिटी क्या रहेगा ऑफ मिस्टर अलाउद्दीन का टैक्स लायबिलिटी क्या रहेगा। तो मिस्टर अलाउद्दीन एक स्टेशनरी रिटेलर है लोकेटेड एंड रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इंडिया इलाहाबाद में है, एंड वो रिसीव करा है ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स ओवर 2 लाख का ऑर्डर रिसीव करा है जो भी 22 नवंबर में फॉर अनदर फ्रॉम अनदर लोकल रजिस्टर्ड डीलर से मिस्टर जलाउद्दीन से वो रिसीव करा है ऑर्डर, ठीक है, 2 लाख का। गुड्स वेयर सप्लाइड अंडर कवर ऑफ टैक्स इनवॉइस में गुड्स सप्लाई हो रहा है, मिस्टर अलाउद्दीन वहाँ पे इनकर्ड करा है फॉलोइंग एडिशनल एक्सपेंसेस बिफोर द गुड्स डिलीवर्ड टू जलाउद्दीन। तो जलाउद्दीन को यहाँ पे गुड्स डिलीवर करने से पहले यहाँ पे फर्दर कुछ एडिशनल एक्सपेंसेस करा है, जैसे पैकिंग चार्जेस है, फ्रेट चार्जेस एंड कार्टेज जो कि 2,500 हैंडलिंग चार्जेस। तो टोटल अगर देखेंगे 2 लाख का तो वैल्यू था, ठीक है, 2 लाख का वैल्यू था, वो तो सही है, बट एडिशनल खर्चा जो भी कर रहा है ये 4,000 7,000, तो 7,000 जो भी एडिशनल खर्चा है तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा एडिशनली, ठीक है। मिस्टर Jalauddin made full payment including additional amount जो भी चार्ज by Mr. Alauddin on delivery of the goods for which he allowed इंस्टेंट कैश डिस्काउंट 2,000। तो इंस्टेंट जो भी कैश डिस्काउंट दे रहा है तो वो रिड्यूस नहीं होगा, क्योंकि डिस्काउंट रिड्यूस होने के लिए तो इनवॉइस में होना चाहिए एंड वो पहले से पता होना चाहिए। तो यहाँ पे तो इनवॉइस में नहीं है, क्योंकि वो इंस्टेंट कैश डिस्काउंट दे देता है आफ्टर सप्लाई पेमेंट करने के बाद, तो इसलिए यहाँ पे जो 2,000 वो रिड्यूस नहीं होगा। तो ओनली जो 7,000 है तो 7,000 के ऊपर यहाँ पे एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पे एप्लीकेबल रेट ऑफ टैक्स क्या रहेगा, आईजीएसटी 18%, सीजीएसटी एसजीएसटी 9%, एंड अमाउंट जो भी दिया है एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, एंड मिस्टर अलाउद्दीन पेड कर देता है जीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी 18% पेमेंट कर दिया है। बट यहाँ पे आज डिटरमाइन फॉर द टैक्स लायबिलिटी क्या होगा, तो 2 लाख के ऊपर 9%, क्योंकि ये सीजीएसटी एसजीएसटी तो 9% 18,000 ऑलरेडी पेमेंट कर दिया है सीजीएसटी एसजीएसटी, बट यहाँ पे जो एडिशनल टैक्स लगेगा ये 7,000 के ऊपर 9% करके, तो 9% करके 630 यहाँ पे लगेगा, ठीक है, 630 लगेगा। तो ये वाला रहेगा सीजीएसटी एसजीएसटी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पे क्या दिया है, कंप्यूट द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ साहा बीडी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड अज्यूमिंग दैट अमाउंट जो भी गिवन है एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, तो अज्यूम करिए। तो यहाँ पे हमको डिटरमाइन करना है एग्रीगेट टर्नओवर। तो साहा बीडी
हाँ, कंपनी प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चरर ऑफ सिगरेट्स का है एंड इट हैज़ रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में रजिस्टर है। टर्नओवर ऑफ द कंपनी फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर इज 90 लाख टर्नओवर है, तो टर्नओवर में ये तो ले जाएंगे 90 लाख है। उसके बाद और क्या दिया है, द एक्साइज ड्यूटी पेड ऑन द सिगरेट रिमूव इज वो 10 लाख है, तो एक्साइज ड्यूटी उसको भी लेंगे क्योंकि ये सब कुछ आ जाता है, बट आपका CGST SGST IGST GST कॉम्पेंसेशन से उसको नहीं लेंगे एंड इनवर्ट सप्लाई के ऊपर जो RCM में पेमेंट किए हैं तो उसको नहीं लेंगे। ठीक है, इसको ले लेंगे 10 लाख। उसका CGST SGST पेड ऑन सिगरेट 18 लाख इच विच वाज चार्ज सेपरेटली इन द इनवॉइस, तो CGST SGST नहीं लेंगे इसको। उसके बाद है द कंपनी हैज ऑल्सो रिकवर्ड एक्चुअल फ्रेट 5 लाख फ्रॉम द बायर ऑन द सप्लाई ऑफ सिगरेट सो मेड ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर ऑल्सो चार्ज CGST SGST दे आर। तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे फ्रेट है 5 लाख का एक्चुअल, तो उसको भी लेंगे वैल्यू में। उसके बाद है द कंपनी पेड कर रहा है टैक्स 5% अंडर RCM वाइल अवेलिंग द सर्विसेज ऑफ GTA, तो RCM में पेमेंट कर रहा है, GTA का सर्विसेज अवेल कर रहा है, मीन्स इनवर्ट सप्लाई के ऊपर GTA का सर्विसेज RCM में पेमेंट कर रहे हैं तो उसको नहीं लेंगे। तो यहाँ पे अगर टोटल करेंगे तो 105 लाख है। ठीक है, 105 लाख है, तो यहाँ पे अगर देखें ये वाला D वाला पॉइंट है। ठीक है, D वाला पॉइंट है। उसके बाद चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। मिस्टर क्या दिया है यहाँ पे, क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे दिया है कि ITC एडमिसिबल इन द गिवन केस क्या रहेगा, ITC कितना मिलेगा, तो यहाँ पे मेनली देख लेते हैं क्या पूछा है। तो यहाँ पे मिस्टर चमचम रजिस्टर ऑन द GST इन दिल्ली, एक डोमेस्टिक ट्रेडर है, आज ऑल्सो एक्सपोर्टर ऑफ होलसेल गुड्स में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इज एनुअल टर्नओवर एंड ITC डिटेल्स दे दिया है, तो टर्नओवर दे दिया है, टैक्स कितना पेड किया है इनपुट के ऊपर, तो ITC कितना है, टैक्सेबल गुड्स 90 लाख का है एंड 9 लाख टैक्स पेमेंट किया है, एग्जेम्प्टेड गुड्स से 10 लाख 1 लाख पेमेंट किया है, एक्सपोर्टेड गुड्स से 15 लाख एंड 2 लाख पेमेंट किया है। तो एग्जेम्प्टेड गुड्स के ऊपर देख लेते हैं पहले क्या पूछा है। नो GST पेबल ऑन एग्जेम्प्ट गुड्स एंड एक्सपोर्टेड गुड्स, तो एग्जेम्प्ट गुड्स के ऊपर कोई भी GST पेमेंट नहीं किया है तो उसके ऊपर ITC नहीं मिलेगा, रिफंड नहीं मिलेगा। बट एक्सपोर्टेड गुड्स के ऊपर अगर भी आप GST नहीं पेमेंट किए होंगे तो भी वहाँ पे रिफंड मिल जाएगा, तो एक्सपोर्ट गुड्स के ऊपर मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे आपका ये तो टैक्सेबल गुड्स के ऊपर तो मिल जाएगा आपको ITC, एंड यहाँ पे नहीं मिलेगा, एग्जेम्प्टेड गुड्स के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं पेमेंट किया है, बट यहाँ पे एक्सपोर्टेड गुड्स के ऊपर टैक्स नहीं पेमेंट किया है तो भी अलाउ हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पे अगर देखें 11 लाख है टोटल ITC। ठीक है, 11 लाख है टोटल ITC। देख लेते हैं और क्या दिया है। मिस्टर चमचम 6 योर एक्सपर्ट हेल्प इन कैलकुलेटिंग अमाउंट ऑफ ITC एलिजिबल हो जाएगा क्लेम करने के लिए, तो यहाँ पे 11 लाख होगा, जो भी एलिजिबल ITC 11 लाख होगा। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। यहाँ पे दिया है कि क्या पूछा है, मिस्टर प्रभु 6 योर हेल्प इन कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ रिफंड क्या रहेगा ITC एलिजिबल क्लेम अंडर GST लॉ, तो यहाँ पे रिफंड कितना मिलेगा तो आप बताइए। मिस्टर प्रभु रजिस्टर्ड अंडर GST इन मुंबई में, इज इन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग ऑफ मार्बल हैंडीक्राफ्ट आइटम्स डोमेस्टिकली, आज ऑल्सो एक्सपोर्टिंग दिस सेम, डोमेस्टिकली सेल कर रहा है एंड ऑल्सो वो एक्सपोर्ट भी कर रहा है। हिज एनुअल टर्नओवर एंड ITC दे दिया है, टर्नओवर एंड ITC दे दिया है, टैक्सेबल गुड्स से 125 लाख है एंड उसके ऊपर टैक्स जो भी ITC है 12.5 लाख है, एक्सपोर्टेड गुड्स से 75 लाख है, 5.5 लाख है ITC, एग्जेम्प्ट गुड्स से 50 लाख है एंड 5 लाख का वहाँ पे ITC है। मिस्टर प्रभु एक्सपोर्टेड गुड्स अंडर LUT विदाउट पेमेंट ऑफ IGST, तो भी वहाँ पे मिल जाएगा ITC। वैल्यू ऑफ लाइक गुड्स डोमेस्टिकली सप्लाइड बाय हिम 60 लाख का है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें एग्जेम्प्टेड गुड्स के ऊपर अगर देखेंगे यहाँ पे आपका कोई भी ITC नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे मेनली ये जीरो रेटेड सप्लाई का केस है, जीरो रेटेड सप्लाई का केस है, तो इसलिए यहाँ पे ITC कितना मिलेगा, तो ITC के लिए पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो ITC नहीं है, रिफंड जो भी है कितना मिलेगा, तो इसके लिए हमको लिखना पड़ेगा नेट ITC रहेगा, ऊपर रहेगा जीरो रेटेड टर्नओवर। ठीक है, जीरो रेटेड टर्नओवर रहेगा, नीचे रहेगा टोटल एडजस्टेड टोटल टर्नओवर है। तो यहाँ पे अगर देखें नेट ITC में क्या लेंगे, तो नेट ITC में ये दोनों आ जाएगा, तो ये दोनों अगर मिलाएंगे 12,50,000 प्लस 5,50,000, तो यहाँ पे 18 लाख आ जाएगा। एंड यहाँ पे जीरो रेटेड सप्लाई के लिए लेना पड़ेगा जो भी आपका एक्चुअल जो भी सप्लाई हो रहा है, तो एक्चुअल अगर सेल देखें तो एक्चुअल एक्सपोर्टेड सेल अगर देखें तो ये 75 लाख है। ठीक है, 75 लाख है, बट अगर देखें इसका यहाँ पे जो भी अगर देखें डोमेस्टिकली सप्लाई हो रहा है उसका 60 लाख है, उसका 0.15 लेंगे, 15 पॉइंट नहीं 1.5 गुना लेंगे। तो जो भी अगर देखेंगे यहाँ पे 60 लाख का 1.5 अगर देखें तो ये 90 लाख है, तो डोमेस्टिकल जो भी सप्लाई कर रहे हैं मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 और जो भी एक्चुअल है, तो जो भी लोअर वाला, तो यहाँ पे लोअर वाला होगा 75 लाख है, तो यहाँ पे ऊपर रखेंगे 75 लाख एंड टोटल टर्नओवर यहाँ पे अगर देखें ये दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पे 125 75 200 होगा। ठीक है, 200 होगा, तो यहाँ पे देख लेते हैं कितना हो रहा है, 18 लाख ऊपर रहेगा 75 नीचे रहेगा 200, तो यह रहा है 6,75,000। तो आपका आंसर रहेगा पॉइंट बी पॉइंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, तो आप बताइए ट्रू और फॉल्स है। जीरो रेटेड सप्लाई मीन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोथ व्हिच अट्रैक्ट नील रेट ऑफ टैक्स, ये तो आपका एग्जाम सप्लाई का डेफिनेशन बोल रहा है जो कि गलत है। उसके बाद एग्जाम सप्लाई मीन्स एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोथ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर या स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट, तो ये बोल रहा है ऐसे जीरो रेटेड सप्लाई का डेफिनेशन तो गलत है।
ठीक है, गलत है। एकदम सप्लाई मीन्स ये नहीं है। उसके बाद यहाँ पे नॉन टैक्सेबल सप्लाई मीन्स सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर बोथ व्हिच इज नॉट टैक्सेबल अंडर CGST एक्ट बट लेवेबल टैक्स अंडर IGST। ये भी गलत हो रहा है। नॉन टैक्सेबल मीन्स कोई भी एक्ट में वो टैक्सेबल नहीं होगा, चाहे CGST एक्ट, SGST एक्ट या IGST एक्ट में। गलत बोल रहा है। ITC यहाँ पे अवेल हो जाएगा फॉर जीरो डिटेल सप्लाई ऑफ एग्जाम टू गुड्स। यस, चाहे आप टैक्स ना दे तो भी यह अवेल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों फॉल्स, उसके बाद ट्रू है, फॉल्स फॉल्स ट्रू, ये वाला है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पूछा है नंबर ऑफ डेज फॉर हुईच टैक्स पेयर इज लाइबल टू पे इंटरेस्ट। क्या रहेगा? इन रेस्पेक्ट ऑफ कंसाइनमेंट सप्लाइड ऑन 20 अगस्त प्रोविजनल असेसमेंट वाज रिसर्टेड टू बाय ए पर्सन हु फाइल्स रिटर्न ऑन मंथली बेसिस। प्रोविजनल असेसमेंट के लिए जाता है एंड असेसमेंट फाइनलाइज हो रहा है 20 नवंबर में फाइनलाइज होता है एंड टैक्स पेयर वहाँ पे बिकम लाइबल टू पे जो भी डिफरेंशियल IGST 10,000 टैक्स पेयर पेड कर रहा है 20 दिसंबर में पेमेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कितना दिन का डिले आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो 20 अगस्त में यहाँ पे सप्लाई हो रहा है, उसका ड्यू डेट अगर देखेंगे 20 सितंबर होगा, बट यहाँ पे आपका शुरू हो जाएगा 25 सितंबर से शुरू हो जाएगा। ठीक है, 25 सितंबर से शुरू हो जाएगा। इंटरेस्ट कब तक? जब तक वो पेमेंट कर रहा है, जो कि 20 दिसंबर तक लग जाएगा। तो 20 सितंबर से अगर देखें 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, तो ये 10 डेज है सितंबर में। अक्टूबर में 31 डेज है, नवंबर में 30 डेज है, उसके बाद दिसंबर में 20 डेज है, तो टोटल 91 डेज का है। ठीक है, तो 91 डेज का यहाँ पे डिले हो रहा है। तो यहाँ पे आंसर अगर देखें 91 डेज बी वाला रहेगा। उसके बाद चलो क्वेश्चन नंबर 51 है, तो क्या पूछा है देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे डिटरमाइन करिए, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ श्री राम सेवा ट्रस्ट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल अज्यूमिंग दैट द अमाउंट गिवन अबव आर एक्सक्लूसिव ऑफ GST व्हेरेवर एप्लीकेबल। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना पड़ेगा श्री राम ट्रस्ट का। तो यहाँ पे अगर देखेंगे श्री राम सेवा ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर GST इज ए चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, जो कि रजिस्टर होता है 12 AB ऑफ द इनकम टैक्स में मेनली रजिस्ट्रेशन लेते हैं। एंड इट हैज organize a skill development program relating to a person over the age 65 years residing in metro city in the month of April। तो यहाँ पे चैरिटेबल एक्टिविटीज़ में अगर कोई भी हम यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करें, कोई भी पर्सन जो कि ओवर एज 65 ईयर्स अगर वो रिसाइड करते हैं मेट्रो सिटी में, नहीं रूरल एरिया में अगर रिसाइड करते हैं, तभी जाकर ये चैरिटेबल एक्टिविटीज़ में आ जाएगा। बट ये जो मेट्रो सिटी में जो भी रहते हैं एबव 65 ईयर्स का पर्सन, तो उनको अगर स्किल डेवलपमेंट हम प्रोवाइड करेंगे तो वहाँ पे वो चैरिटेबल एक्टिविटीज़ में कवर नहीं होगा। तो चैरिटेबल एक्टिविटीज़ में अगर कवर नहीं होगा तो वहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इट हैज़ रिसिप्ट फॉलोइंग अमाउंट्स अंडर द प्रोग्राम, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा जो भी सब कुछ है। जैसे पर्टिकुलर दे दिया, अमाउंट दे दिया है, तो सब्सक्रिप्शन फी फॉर द प्रोग्राम है 50,000, ये टैक्सेबल हो जाएगा। स्पॉन्सरशिप फी रिसिप्ट फ्रॉम महेश एंटरप्राइजेस एक सोल प्रोप्राइटरशिप फार्म है, ये भी टैक्सेबल हो जाएगा, ये भी टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, ये 1.5 लाख है। उसके बाद कंसिडरेशन फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स है 3 लाख है, तो ये भी टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं कितना हो रहा है टोटल, वहाँ पे 1.5 लाख एंड यहाँ पे 3 लाख है, तो 4,50,000 ये टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, ये टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद अगर देखें बिसाइड्स द ट्रस्ट हैज रिसीव्ड डोनेशन 2 लाख इन अप्रैल फ्रॉम मेहता बिल्डर से, वो डोनेशन रिसीव करा है 2 लाख का। ट्रस्ट इज एंटाइटल टू यूज द डोनेशन फॉर एनी पर्पज के लिए ट्रस्ट यहाँ पे यूज कर सकता है डोनेशन को। हनुमान जो कि अकाउंटेंट ऑफ श्री राम सेवा ट्रस्ट इज नॉट एबल टू डिटरमाइन द टैक्सेबिलिटी ऑफ द अबव अमाउंट, जो भी रिसीव हो रहा है तो वो टैक्सेबल होगा या नहीं होगा उसको पता नहीं चल रहा है। ही 6 ईयर एक्सपर्टाइज इन डिटरमाइन द सेम, तो वो आपसे एक्सपर्टाइज चाहता है। तो यहाँ पे अगर देखें जो ये तो 4,50,000 टैक्सेबल हो जाएगा, बट यहाँ पे जो डोनेशन 2 लाख रिसीव हो रहा है एंड यहाँ पे फॉर डोनेशन के लिए कोई भी अदर पर्पज़ के लिए यूज कर सकता है, मीन्स ये आपका कमर्शियल पर्पज़ नहीं है। ठीक है, एंड ये डोनेशन फॉर्म में रिसीव करें 3 पर्पज अगर सेटिस्फाई करेगा तभी जाकर डोनेशन एग्जाम्प्ट हो जाएगा। पहला है वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को मिलना चाहिए, तो यहाँ पे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। दूसरा है वो डोनेशन फॉर्म में मिलना चाहिए, डोनेशन फॉर्म में मिल रहा है। एंड यहाँ पे ये जो डोनेशन मिल रहा है ये फिलैंथ्रोपिक पर्पज होना चाहिए, मीन्स कोई भी यहाँ पे कमर्शियल गेन नहीं होना चाहिए, एडवर्टाइजमेंट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे डोनेशन फॉर एनी पर्पज दे दिया है, मीन्स मेनली हम यहाँ पे लेंगे कि ये एडवर्टाइजमेंट पर्पज के लिए नहीं है, तो इसलिए ये 2 लाख एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ओनली 4,50,000 टैक्सेबल हो जाएगा, तो ये वाला आंसर आपका रहेगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इन द गिवन केस फॉर द मंथ ऑफ जून के लिए अज्यूमिंग दैट जो भी अमाउंट गिवन अबव आर एक्सक्लूसिव ऑफ GST व्हेरेवर एप्लीकेबल, तो हम यहाँ पे डिटरमाइन करेंगे वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। हाफिज सिंह इज द लॉफुल ओनर ऑफ ए रेसिडेंशियल हाउस सिचुएटेड इन चंडीगढ़ है एंड प्रॉपर्टी ऑफ द 4 फ्लोर कंस्ट्रक्टेड ऑन इट। आउट ऑफ द 4 फ्लोर्स इन हिज हाउस फर्स्ट सेकंड फ्लोर वो सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रहा है एंड थर्ड फोर्थ फ्लोर वो उसको लेट आउट दे रहा है, फॉर रेसिडेंशियल पर्पज के लिए लेट आउट दे रहा है। ठीक है, एंड रमनजीत सिंह हु इज ए टेनेंट ऑन थर्ड फ्लोर वो उसका सरेंडर कर रहा है टेनेंसी राइट्स टू परमिंदर सिंह को फॉर ए टेनेंसी प्रीमियम 5 लाख का, वो 1 जून में सरेंडर कर रहा है, टेनेंसी राइट्स सरेंडर कर रहा है, तो वो तो टैक्सेबल हो जाएगा। टेनेंसी राइट्स मेनली वो आ जाता है सर्विसेज में एंड वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, जो भी टेनेंसी प्रीमियम मिल रहा है। परमिंदर सिंह हैज पेड दी एप्लीकेबल स्टाम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस ऑन ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट्स में
जो ट्रांसफर कर रहा है उसके ऊपर वो दे देता है एप्लीकेबल स्टाम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस। मोर ओवर परमिंदर सिंह यहाँ पे एक पे कर रहा है मंथली रेंट 50,000 हाफिज सिंह फ्रॉम जून, तो जून से वो 50,000 पर मंथ दे रहा है हाफिज सिंह को। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे हाफिज सिंह पहला है, वो उसको रतनजीत सिंह को थर्ड फ्लोर जो भी है, रतनजीत सिंह को जो भी थर्ड फ्लोर है वो उसको दिया था रेंटल में, एंड यहाँ पे वो रतनजीत सिंह जो भी टेनेंस प्रीमियम वो दे देता है परमिंदर सिंह को। ठीक है, परमिंदर सिंह को दे देता है। तो परमिंदर सिंह यहाँ पे जो 5 लाख दे रहा है टेनेंस प्रीमियम, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा किसके हाथ में, ये टैक्सेबल हो जाएगा इसके हाथ में, रतनजीत सिंह में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे वो परमिंदर सिंह मंथली जो भी पेमेंट करा है 50,000 आज रेंट। तो यहाँ पे अगर हम कोई भी रेंट पेमेंट करेगा पर रेसिडेंशियल ड्वेलिंग को फॉर रेसिडेंशियल पर्पज के लिए यूज करने के लिए, तो वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो इसलिए ये जो 50,000 दे रहा है हाफिज सिंह के हाथ में वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि ये रेसिडेंशियल पर्पज के लिए यूज कर रहा है एंड वो रेसिडेंशियल ड्वेलिंग है, तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा 50,000। तो यहाँ पे रतनजीत सिंह के हाथ में 50,000 टैक्स 5 लाख टैक्सेबल हो जाएगा एंड हाफिज सिंह के हाथ में नील हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा। ठीक है, ये वाला होगा आपका आंसर बी वाला। तो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्या पूछा है, डिटरमाइन करिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा। ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, तो आ जाइए पढ़ लेते हैं। लॉकी सिंह एक रेसिडेंट ऑफ नोएडा है एंड वो ऑन रजिस्टर्ड पर्सन है, यूपी में है, वर्किंग इन ए प्राइवेट फार्म एंड वेंट टू हिमाचल प्रदेश फॉर ए फैमिली वैकेशन भाया दिल्ली चंडीगढ़ हिमाचल प्रदेश इन हिज ओन कार में जाता है। आफ्टर एंटरिंग चंडीगढ़ हिज कार ब्रोक डाउन ड्यू टू सम टेक्निकल इशू की वजह से वो ब्रोक डाउन खराब हो जाता है। ही कॉल्ड ऑन रोड्स एंड इमरजेंसी रोड साइड कार असिस्टेंट कंपनी को वो वहाँ पे कॉल करता है, जो कि रजिस्टर अंडर जीएसटी इन दिल्ली में रजिस्टर है। ठीक है, टू रिपेयर द कार, रिपेयर करने के लिए। द कार वाज रिपेयर बाय द स्टाफ ऑन रोड्स, जो भी स्टाफ है ऑन रोड का वो रिपेयर कर देते हैं। एंड ऑन रोड यहाँ पे डज नॉट हैव पॉलिसी टू मेंटेन ए रिकॉर्ड ऑफ द एड्रेस ऑफ द पर्सन टेकिंग द कार असिस्टेंट सर्विस। तो यहाँ पे ऑन रोड का कोई भी पॉलिसी नहीं है कि वो जो भी असिस्टेंट लेते हैं, ठीक है, कार असिस्टेंट सर्विसेज लेते हैं, तो उनका रिकॉर्ड वो मेंटेन करेगा। एंड द वैल्यू ऑफ सप्लाई अमाउंटेड 50,000 वैल्यू ऑफ सप्लाई है। बिंग लेबर चार्जेस 40,000, स्पेयर से 10,000, तो टोटल वहाँ पे वैल्यू ऑफ जो भी सर्विसेज है वो 50,000 कार रिपेयर सर्विसेज। एंड बिल वाज सपोज टू बी जनरेटेड ऑनलाइन थ्रू दी सर्वर, तो यहाँ पे बिल भी जनरेट होता है ऑनलाइन थ्रू सर्वर है, बट ड्यू टू सम टेक्निकल इशू इट वाज नॉट सो जनरेटेड, बट टेक्निकल इशू की वजह से वो जनरेट नहीं हो पाया। तो यहाँ पे अगर देखें सर्विसेज से रिपेयर सर्विसेज, तो ये सेक्शन नंबर 12 को जाएगा, क्योंकि ये दोनों सप्लायर एंड रेसिडेंट इंडिया में बैठे हैं। तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 12 में कोई भी ऐसे स्पेसिफिकली प्रोविजन नहीं है इस सर्विसेज के लिए, तो उसके लिए हमको जनरल प्रोविजन जाना पड़ेगा सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन 2। तो वहाँ पे बोल रहा है रेसिपेंट अगर रजिस्टर है तो रेसिपेंट का लोकेशन, तो यहाँ पे रेसिपेंट ऑन रजिस्टर है तो उसका लोकेशन नहीं लेंगे। उसके बाद रेसिपेंट अगर ऑन रजिस्टर है उसके बाद देखेंगे उसका एड्रेस ऑन रिकॉर्ड है क्या सप्लायर के पास, अगर एड्रेस ऑन रिकॉर्ड होगा तो वहाँ पे उस एड्रेस ऑन रिकॉर्ड को मानेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पे भी एड्रेस ऑन रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि उसका पॉलिसी नहीं है एंड वहाँ पे टेक्निकल इशू की वजह से कोई भी जनरेट नहीं हो पाया, तो यहाँ पे लेंगे लोकेशन ऑफ द सप्लायर लेंगे। ठीक है, लोकेशन ऑफ द सप्लायर लेंगे जो कि दिल्ली में होगा। ठीक है, दिल्ली में होगा। तो यहाँ पे बहुत मेहनत लगता है। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत मेहनत लगता है एंड हमको जल्दी जल्दी सॉल्व करना पड़ रहा है, तो इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड हम भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग भी मेहनत करिए। आप लोग ऐसे बैठे मत रहिए कि हम मेहनत नहीं करेंगे हो जाएगा। हम सीए बनने के बाद भी आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो भी हम यहाँ पे बहुत मेहनत कर रहे हैं एंड आप भी मेहनत करिए, पढ़िए, जल्दी जल्दी पास हो जाएंगे। ठीक है, पढ़िए, आप जितना आपको टाइम मिलता है वहाँ पर आप पढ़िए। ठीक है, आप एक्सक्यूज़ मत दीजिए कि हमारे पास टाइम नहीं है, नींद लगता है, डिमोटिवेट लगता है, तो आप पढ़िए, जितना टाइम मिलता है वहाँ पे पढ़िए। हम भी आपके लिए क्लास बना रहे हैं। ठीक है, हमारा भी लाइव क्लास चल रहा है एंड वहाँ पे फास्ट ट्रैक क्लास भी चल रहा है, ख़त्म हो जाएगा 2-3 क्लासेस में। तो आप भी मेहनत करिए ताकि आपको पूरा यहाँ पे एग्जामेशन 60+, 70+, 80+ सिक्योर हो जाएगा। तो उसके बाद एंड इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए जितना हो सके एंड कमेंट दीजिए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं ना तो वहाँ पे यूट्यूब को नहीं लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट के पास नहीं पहुँचता है। तो इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये कितना इंपॉर्टेंट आप लोगों को पता है। ऐसे वीडियो आपको नहीं मिलेगा। आप अगर ये देखेंगे क्वेश्चन जो भी एमसीक्यू के ऊपर कोई भी टीचर इतना कम टाइम में सॉल्व नहीं किया है, तो हम जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहे हैं। एंड दूसरा बात, हम पूरा जीएसटी एंड डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स पूरा क्वेश्चन हम 1600 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। किसके लिए? आपके लिए। आप अगर उसको सब्सक्राइब नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, कौन करेगा? तो इसलिए आप इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड लाइक करिए, कमेंट करिए। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो यहाँ पे क्या पूछा है 54 क्वेश्चन में, पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। डिटरमाइन द टोटल अमाउंट जो भी है एडेड टू द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑफ लेक्स कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ प्रोविजन नंबर 143 का प्रोविजन अगर वायलेशन करता है, मीन जॉब वर्क का प्रोविजन अगर वायलेशन करेगा इन डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, अज्यूमिंग दैट देयर इज नो एक्सटेंशन ग्रांटेड बाय कमिश्नर। तो यहाँ पे कोई भी एक्सटेंशन ग्रांट नहीं करा है कमिश्नर, मेनली वो कमिश्नर गुड्स के टाइम 1 ईयर एंड कैपिटल गुड्स के टाइम
2 ईयर एक्सटेंशन करता है। इनपुट के टाइम 1 ईयर एंड कैपिटल गुड्स के टाइम 2 ईयर इनपुट जो एक्सटेंड करता है, बट यहाँ पे क्वेश्चन में मना कर दिया है कि कोई भी एक्सटेंड नहीं किया है। तो लेक्स कॉर्पो प्राइवेट लिमिटेड इज ए मैन्युफैक्चरर ऑफ फ्रूट जूस जो कि रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, मीन्स ये इनपुट में एंगेज है तो 1 ईयर के अंदर उसको वापस करना पड़ेगा, ठीक है। It purchases the plastic bottles and cardboard and send the same for affixing stickers on the plastic bottles and manufacturing boxes from the cardboard to a registered job worker। तो यहाँ पे जो भी मैन्युफैक्चरिंग बॉक्सेस करेगा फ्रॉम जो भी कार्डबोर्ड टू ए रजिस्टर्ड जॉब वर्कर के पास, जो कि हमर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। दिस रॉ मटेरियल आर सेंट डायरेक्टली फ्रॉम द प्लेस ऑफ द बिजनेस ऑफ द सप्लायर टू द प्रीमाइसेस ऑफ द जॉब वर्कर। तो यहाँ पे अगर हम जो 1 ईयर या 3 ईयर लेते हैं, मैंने यहाँ पे 1 ईयर कहाँ से लेते हैं, जिस दिन से सेंड करते हैं, बट अगर डायरेक्टली सप्लायर से हम बोल देंगे सप्लायर को आप डायरेक्टली जॉब वर्कर के पास सेंड कर दीजिए, तो वहाँ पे जिस दिन से रिसीव करेगा जॉब वर्कर तो वहाँ से हम 1 ईयर काउंट करेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्टली सेंड कर रहा है सप्लायर जॉब वर्कर के पास, तो यहाँ पे जिस दिन से रिसीव करेगा उस डेट को हमको लेना पड़ेगा 1 ईयर। लेक्स कॉर्पोरेशन बुक द ITC ऑन परचेज ऑफ द सच आइटम, तो यहाँ पे बुक कर चुका है ऑलरेडी, तो यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा कितना आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड होगा, मीन्स कितना रिवर्स होगा, तो यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस इन दिस रिगार्ड, तो यहाँ पे पहला वैल्यू ऑफ द गुड्स सेंड टू जॉब वर्कर, तो ये सब वैल्यू है, एंड यहाँ पे इनपुट जो भी टैक्स पेड ऑन सच गुड्स, तो ITC जो भी है ये दे दिया है, तो हमको ITC चाहिए, तो ITC हम डायरेक्टली लिख लेंगे। उसके बाद डेट ऑन विच परचेज ऑफ गुड्स बाय द लेक्स कॉर्पोरेशन, डेट नहीं देखेंगे जिस दिन परचेज हो रहा है, हम देखेंगे जिस दिन रिसीव हो रहा है गुड्स, ये वाला डेट देखेंगे, तो ये वाला डेट देखेंगे। उसके बाद कब रिटर्न हो रहा है इसको भी देखना पड़ेगा। डेट ऑफ गुड्स रिसीव बैक फ्रॉम दी हमर इंडस्ट्री जॉब वर्कर से ये रिसीव हो रहा है, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा हमको। अगर 1 साल के अंदर रिसीव हो रहा है तो यहाँ पे कोई भी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड नहीं होगा, मीन्स रिवर्स नहीं होगा। तो पहला है ये 15 जुलाई 2021 में रिसीव हुआ था, एंड यहाँ पे रिटर्न बैक कब हो रहा है 12 जुलाई, तो यहाँ पे विद इन 1 ईयर के अंदर वो रिसीव हो रहा है 15 से विद इन 1 ईयर के अंदर रिसीव हो रहा है, तो यहाँ पे कोई भी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ये जो ITC ऐड नहीं होगा। उसको सेकंड अगर देखें 27 सितंबर में 2021 में, ये 13 अक्टूबर मीन्स 1 साल के बाद है, तो इसलिए ये 24,000 का ITC वो ऐड बैक हो जाएगा, ठीक है, ऐड बैक हो जाएगा। उसके बाद अगर देखेंगे यहाँ पे 25 दिसंबर 2021, ये 16 जो भी अक्टूबर 2023 मीन्स 1 साल से ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए ये भी ऐड बैक हो जाएगा 96,000, ठीक है, 96,000 ये भी ऐड बैक हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे देखें 25 जनवरी 2022 में था एंड 23 जनवरी में है, तो ये 1 साल के अंदर, तो यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं होगा। उसके बाद 26 फरवरी 2022 में है एंड 28 फरवरी 2023 मीन्स यहाँ पे भी अगर देखें ये भी 1 साल के बाद है, तो इसलिए ये 42,000 ये ऐड बैक हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे 1 लाख वहाँ पे है 24,000 प्लस 96,000 प्लस 42,000, तो टोटल 1,62,000 है, प्लस GST भी लग जाएगा 18%, इंटरेस्ट लग जाएगा, GST नहीं इंटरेस्ट लग जाएगा 18%। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा 1,62,000 ये वाला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो एन अपील टू द हाई कोर्ट कैन बी फाइल अंडर CGST एक्ट 2017 इन द फॉलोइंग केसेस। अपील कहाँ पे हम हाई कोर्ट को फाइल कर सकते हैं, तो हाई कोर्ट को मेनली अगर डिसीजन अगेंस्ट डी जो भी हमारा रहेगा अपीलेट ट्रिब्यूनल, उसका जो स्टेट बेंच के अगेंस्ट में हम फाइल कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रिंसिपल बेंच रहेगा तो उसके अगेंस्ट में हमको डायरेक्टली जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई मैटर रहता है, तो वहाँ पे हमको डायरेक्टली जाना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट को। बट जो भी अपीलेट ट्रिब्यूनल का स्टेट बेंच के अगेंस्ट में हमको जाना पड़ता है हाई कोर्ट, एंड वहाँ पे क्वेश्चन ऑफ लॉ होना चाहिए, ठीक है। एंड आपका पहले जो भी था पहले जो था आपका स्टेट बेंच एरिया बेंच, तो वहाँ पे ओनली आपका स्टेट बेंच हो गया है, एंड पहले जो नेशनल रीजनल बेंच था तो वहाँ पे अभी आ गया है कि आपका ओनली प्रिंसिपल बेंच, उसका नाम ओनली चेंज हो गया है, 2 बेंच अभी नहीं है, एक बेंच है, ठीक है। तो बाय पर्सन जो भी एग्रीव्ड होगा अगेंस्ट ऑर्डर पास दी स्टेट बेंच और एरिया बेंच ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल, तो यहाँ पे आंसर तो ये वाला पॉइंट होगा, बट यहाँ पे एरिया बेंच आप काट दीजिए क्योंकि ओनली यहाँ पे स्टेट बेंच है, एंड यहाँ पे जो भी दिया है नेशनल बेंच और रीजनल बेंच, तो यहाँ से आप काट के इसको कर दीजिए प्रिंसिपल बेंच, ठीक है। इस साल से ये चेंज हो गया है, तो इसलिए हमको भी अमेंडमेंट को कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। प्रिंसिपल बेंच के अगेंस्ट में हम नहीं जा सकते हैं, आपका हाई कोर्ट को डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई मैटर रहता है, ठीक है। उसके बाद फॉर मैटर इन्वॉल्विंग सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ IS यहाँ पे भी जा सकते हैं। तो ये दोनों पॉइंट है I and 2I, तो ये वाला पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्या पूछा है देख लेते हैं। You are required to assist the proper officer by determining the assessment can be done in this case अंडर CGST एक्ट। तो यहाँ पे आपको असिस्ट करना पड़ेगा प्रॉपर ऑफिसर को, जो भी डिटरमाइन करने के लिए जो भी असेसमेंट यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे दिया है कि रीना बनर्जी एंड एसोसिएट्स इन एंगेज इन द रिटेल बिजनेस ऑफ सेलिंग मोबाइल फोन्स में इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में वो एंगेज है, एंड इट हैज़ इफेक्टेड सप्लाइज टू द कस्टमर इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा। तो यहाँ पे ये जो इफेक्ट हो रहा है सप्लाइज किस में, कस्टमर को
उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा का कस्टमर को वो सप्लाई कर रहे हैं। इट्स टर्न ओवर ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर 18 लाख है उसका टर्न ओवर है। बट यहाँ पे वो इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि दूसरा स्टेट को वो सप्लाई कर रहे हैं, मीन्स यहाँ पे कंपल्सरी उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा सेक्शन नंबर 24 के हिसाब से। गोइंग टू लो प्रॉफिट मार्जिन इन द बिजनेस, ही हैड डिसाइडेड टू शट डाउन द बिजनेस इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पे प्रॉफिट नहीं हो रहा था, तो इसीलिए वो डिसाइड करते हैं नेक्स्ट ईयर में शट डाउन करने के लिए, ठीक है, शट डाउन करने के लिए। बट प्रॉपर ऑफिसर वहाँ पे कलेक्ट कर रहा है एविडेंस ऑफ द इंटरेस्टेड सेल कर रहा है ऑफ द मोबाइल फोन इफेक्टेड बाय रीना बनर्जी एंड एसोसिएट ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर। तो वहाँ पे प्रॉपर ऑफिसर को आ जाता है, कलेक्ट कर रहे हैं एविडेंस की वो इंटरेस्टेड सप्लाई कर रहे थे रीना बनर्जी एसोसिएट्स करंट फाइनेंशियल ईयर में। नाउ प्रॉपर ऑफिसर वांट्स टू मेक असेसमेंट, तो वो चाहता है असेसमेंट करने के लिए। आज वाज लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन बट नॉट रजिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे वो लाइबल होते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, बट रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, तो वहाँ पे कौन सा असेसमेंट करेगा, तो वही है असेसमेंट ऑफ ऑन रजिस्टर पर्सन, तो वो होगा, ठीक है। असेसमेंट ऑफ ऑन रजिस्टर पर्सन जो भी है ये वाला असेसमेंट कराएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, तो यहाँ पे आपका देख लेते हैं, डिटरमाइन करिए द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज अज्यूमिंग दैट जो भी अमाउंट गिवन है अबव एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। तो आप यहाँ पे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज बताइए। फ्यूरी लिमिटेड इंडिया का है एंड रिसीव कर है ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज अमाउंटिंग $5 लाख है फ्रॉम यूएस बेस्ड क्लाइंट्स से है, एंड फ्यूरी लिमिटेड इंडिया का है, वो अनेबल टू सप्लाई दी एंटायर सर्विसेज, तो वो अनेबल हो जाते हैं पूरा एंटायर सर्विसेज देने के लिए। एंड आस्क करते हैं नेक आईएनसी मेक्सिको कंपनी है, हु इज नॉट एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फ्यूरी लिमिटेड का कोई भी वो रिलेटेड पर्सन नहीं है टू सप्लाई पार्ट ऑफ द सर्विसेज सप्लाई करने के लिए, दैट इज 40% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वो सप्लाई करने के लिए यूएस क्लाइंट को, ठीक है। फ्यूरी लिमिटेड यहाँ पे रेज करा है इनवॉइस $5 लाख है, बट यूएस क्लाइंट क्या कर रहा है 3 लाख वहाँ पे फ्यूरी लिमिटेड को दे देता है एंड 2 लाख जो भी रिलेटेड डायरेक्टली नेक मेक्सिको कंपनी को दे देता है डायरेक्टली 2 लाख, ठीक है। 40% का काम है, व्हिच इज अप्रूव्ड बाय द आरबीआई, स्पेशल ऑर्डर ऑफ आरबीआई उसको अप्रूव करा है। फ्यूरी लिमिटेड ऑल्सो पेड करा है आईजीएसटी 18% द सर्विसेज ऑफ द इंपोर्टेड फ्रॉम नेक आईएनसी मेक्सिको, assuming that all the condition of section number 2 सबसेक्शन 6 जो कि आईजीएसटी एक्ट का फुलफिल हो रहा है मीन्स एक्सपोर्ट के लिए। तो यहाँ पे अगर देखें एक प्रोविजन था, एक सर्कुलर था, अगर कोई भी ऑर्डर आता है, जैसे यहाँ पे यूएस बेस्ड क्लाइंट्स से एक ऑर्डर आता है, किसके पास ये आता है, हमारा जो आरसीसी है फ्यूरी लिमिटेड के पास आता है जो कि इंडिया का है, ठीक है। बट यहाँ पे वो अनेबल हो जाता है पूरा सर्विसेज उनको देने के लिए, तो यहाँ पे ये ओनली 60% सर्विसेज देने के लिए एलिजिबल होता है। बाकी जो भी 40% सर्विसेज के लिए वो एक यहाँ पे नेक आईएनसी के साथ एक एग्रीमेंट में जाता है कि आप 40% इसको दे देते हैं, दे दीजिए 40%, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता है कि वो 40% देता है एंड जो आरसीसी है वो 60% दे देता है, एंड कॉन्सिडरेशन टोटल यहाँ पे वो कितना देगा, यूएस बेस्ड क्लाइंट $5 लाख का देगा डॉलर। तो यहाँ पे जो कॉन्सिडरेशन यूएस बेस्ड क्लाइंट वो क्या करता है 3 लाख इसको डायरेक्टली दे देता है आरसीसी को, क्योंकि उसके रिलेटेड 3 लाख है, एंड रिमेनिंग जो भी 2 लाख है वो डायरेक्टली दे देता है नेक आईएनसी जो कि मेक्सिको का कंपनी है, एंड आरबीआई उसको अलाउ करता है। तो यहाँ पे अगर देखें पूरा जो फ्यूरी लिमिटेड यहाँ पे मानेंगे उसके हाथ में पूरा मानेंगे ये जो 5 लाख मानेंगे, एंड फ्यूरी लिमिटेड को यहाँ पे जीएसटी पेमेंट करना पड़ेगा आरसीएम में, ठीक है। आरसीएम में जीएसटी पेमेंट करना पड़ेगा, जो भी आपका 5 लाख के ऊपर जीएसटी पेमेंट करना पड़ेगा, डॉलर के ऊपर जीएसटी पेमेंट करना पड़ेगा, एंड इसको मिल जाएगा यहाँ पे आईटीसी मिल जाएगा, इसको मिल जाएगा, एंड इसको एक्सपोर्ट भी मानेंगे, ठीक है। इसको एक्सपोर्ट मानेंगे क्योंकि हाँ जो भी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट सर्विसेज यहाँ पे डिटरमाइन वैल्यू ऑफ अज्यूमिंग दैट जो भी अमाउंट गिवन अबव एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। तो यहाँ पे अगर वैल्यू मानेंगे, वैल्यू ऑफ सर्विसेज यहाँ पे अगर मानेंगे तो 5 लाख इसके हाथ में पूरा फ्यूरी लिमिटेड के हाथ में पूरा सब कुछ टैक्सेबल हो जाएगा, चाहे यूएस बेस्ड क्लाइंट इसको आधा दे या कम दे, 2 लाख दे, इसको 3 लाख दे, तो भी ये फ्यूरी लिमिटेड के हाथ में पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। एक आपका सर्कुलर था, तो यहाँ पे पूरा 5 लाख यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। 5 लाख यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 को चलते हैं, तो क्या दिया है पढ़ लेते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ नेट सीजीएसटी एसजीएसटी या आईजीएसटी पेबल इन द मंथ ऑफ सितंबर। तो आप कैलकुलेशन करिए कितना नेट सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी पेबल होगा। तो यहाँ पे अगर देखें सुकमन नेट ट्रेडर्स एक रजिस्टर महाराष्ट्र में है, एंड वो परचेज करा है मशीनरी 2 ईयर बैक, नेटवर्थ कितना है 2 करोड़ का है, और जो भी वर्थ 2 करोड़ का है, एंड डिड नॉट अवेल आईटीसी मशीनरी एट द टाइम ऑफ परचेज के टाइम वो आईटीसी अवेल नहीं किया था। आफ्टर यूजिंग द मशीनरी फॉर 2 ईयर, उसके बाद वो गेव इट फ्री ऑफ कॉस्ट इन द मंथ ऑफ सितंबर में इन द करंट ईयर का जो भी टू वन ऑन रिलेटेड पर्सन इन पंजाब में दे रहा है। तो यहाँ पे वो जब आईटीसी अवेल नहीं किया था, जब परचेज किया था जो भी मशीनरी आईटीसी वहाँ पे अवेल नहीं किया था, एंड उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन रिलेटेड पर्सन को दे देता है, मीन्स ये शेड्यूल 1 में कवर नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आईजीएसटी लगना था, ठीक है, आईजीएसटी लगना था क्योंकि ये आपका है कहाँ पे रजिस्टर है, महाराष्ट्र में है, एंड इसको दे देता है आपका पंजाब में दे देता है ऑन रिलेटेड पर्सन को, तो आईजीएसटी लगना था, बट आईजीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। आईजीएसटी यहाँ पे नील है, नहीं लगेगा। उसके बाद ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ द मशीनरी है वो 125 लाख है, एंड डी रिटर्न डाउन वैल्यू है 153,530 रुपीज़ है, जो भी है यहाँ पे तो टैक्स ही नहीं लगेगा, क्योंकि शेड्यूल 1 में होता है अगर परमानेंट ट्रांसफर ऑफ डिस्पोजल ऑफ कोई भी एसेट है, एंड वहाँ पे आईटीसी अगर ऑलरेडी हम क्लेम कर चुके हैं, बट यहाँ पे आईटीसी तो वो क्लेम नहीं किया था, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद इन द मंथ ऑफ सितंबर इट ऑल्सो सप्लाई टैक्सेबल गुड्स वर्थ 50 लाख का वो सितंबर मंथ में सप्लाई कर रहा है
to Royal Oil Corporation Limited को in the territorial water. The said territorial water are located distance 5 nautical miles from the baseline of the state of Maharashtra and 7 nautical miles from the baseline of state of Kerala. तो यहाँ पर अगर हम टेरिटोरियल वाटर में अगर काम करेंगे तो वहाँ पे कौन सा कोस्टल स्टेट लेंगे, जो भी कोस्टल स्टेट नियरेस्ट टू दी बेस लाइन से, ठीक है, बेस लाइन से जो भी नियरेस्ट होगा। तो यहाँ पे अगर देखें 5 नॉटिकल माइल्स जो कि महाराष्ट्र से है, तो इसलिए यहाँ पे हम महाराष्ट्र को मानेंगे, उस स्टेट का ये सप्लाई मानेंगे। तो ये सप्लायर एंड रेसिपिएंट दोनों ही महाराष्ट्र में है, तो इसे GST लगेगा। एंड यहाँ पर रेट क्या है, तो यहाँ पे रेट में लिए IGST है आपका 18%, CGST SGST है आपका 9%। तो यहाँ पे जो 50 लाख के ऊपर 9% लगेगा, क्योंकि ये CGST SGST लगेगा। तो यहाँ पे अगर देखें 50 लाख के ऊपर तो ये 4,50,000, ठीक है, 4,50,000 CGST SGST एंड यहाँ पे IGST नहीं रहेगा। तो यहाँ पे अगर देखें ये वाला पहला वाला ऑप्शन है, ठीक है, पहला वाला ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज नॉट क्वालिफाई आज ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन डाटाबेस एक्सेस ट्रेवल सर्विसेज। कौन से सर्विसेज OIDR सर्विसेज नहीं है। तो वहाँ पे मेनली जो भी ऑटोमेटेड होता है, ऑटोमेटेड सर्विसेज जो भी होता है, तो PDF डॉक्यूमेंट मैनुअली ईमेल बाय प्रोवाइडर, नहीं मैनुअली वहाँ पे अगर प्रोवाइड करेगा तो वहाँ पे नहीं आएगा OIDR में, तो ये वाला नहीं है। उसके बाद है PDF डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली डाउनलोड फ्रॉम द साइट, ये आपका OIDR में आ जाएगा। उसके बाद है ऑनलाइन कोर्सेज कॉन्सिस्टिंग ऑफ प्री रिकॉर्डेड वीडियोज एंड डाउनलोडेड फुल PDF के थ्रू, तो ये भी आ जाएगा आपका OIDR सर्विसेज में। उसके बाद स्टॉक फोटोग्राफ्स अवेलेबल फॉर ऑटोमेटिक डाउनलोड, तो ये भी आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर रहेगा ए वाला पॉइंट, ठीक है, ए वाला पॉइंट रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 को चलते हैं। ड्यूरिंग द एक्सेस ऑफ एन बिजनेस प्रीमाइसेस अंडर सेक्शन ऑफ 71 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिकॉर्ड कैन बी इंस्पेक्टेड बाय द ऑफिसर। तो कौन सा इन्फॉर्मेशन इंस्पेक्ट कर सकता है, तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस देख सकता है एंड ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल अकाउंट्स को उसको भी देख सकता है। उसके बाद GST का रिकॉर्ड देख सकता है, कॉस्ट रिकॉर्ड देख सकता है, टैक्स का रिकॉर्ड देख सकता है, अदर डॉक्यूमेंट भी देख सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें ये ट्रायल बैलेंस भी आ जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ एनुअल फाइनेंशियल अकाउंट्स ड्यूली ऑडिटेड उसको भी देख सकता है, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट देख सकता है, इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट देख सकता है, तो सब कुछ देख सकता है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन है, ठीक है, डी वाला ऑप्शन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 को चलते हैं। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कैन इंपोर्टर क्लेम अबेटमेंट ऑफ ड्यूटी। तो अबेटमेंट ऑफ ड्यूटी क्लेम कर सकता है क्या, ये अबेटमेंट कब वहाँ पे क्लेम कर सकता है, अगर वहाँ पे जो भी है आपका जो गुड्स है वो आफ्टर ऑनलोडिंग है बट बिफोर एग्जामिनेशन, ठीक है, आफ्टर ऑनलोडिंग बिफोर एग्जामिनेशन अगर वो खराब हो जाता है, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो वहाँ पे अबेटमेंट हो जाता है। बट वहाँ पे ओनर या उसका जो भी इंपोर्टर या उसका एजेंट का कोई भी गलती नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पे अबेटमेंट हो जाता है, ठीक है। गुड्स पिलफर्ड हो जाता है ड्यूरिंग ऑनलोडिंग, नहीं, पिलफर्ड अगर होगा तो वहाँ पे अबेटमेंट नहीं होगा, क्योंकि पिलफर्ड के लिए स्पेसिफिकली प्रोविजन है, ठीक है। उसके बाद गुड्स डैमेज हो जाता है बाय एक्सीडेंट ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ द इंपोर्टर, तो नेग्लिजेंस है इंपोर्टर का, तो वहाँ पे अबेटमेंट नहीं होगा। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय एक्सीडेंट व्हाइल बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम द वेयरहाउस आफ्टर क्लियरेंस ऑफ होम कंजम्पशन, नहीं, क्लियरेंस होने के बाद नहीं होगा, आफ्टर ऑनलोडिंग बिफोर एग्जामिनेशन। गुड्स डैमेज बाय एक्सीडेंट नॉट ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ द इंपोर्टर आफ्टर ऑनलोडिंग बिफोर एग्जामिनेशन फॉर असेसमेंट बाय कस्टम अथॉरिटीज, तो ये वाला रहेगा, ठीक है। ओनली आपका भी वाला पॉइंट रहेगा, भी नहीं है भी वाला, तो ये आपका रहेगा आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट, तो आपको बताना पड़ेगा। स्पेशल एग्जामिशन अंडर 25 इज ग्रांटेड बाय इशूइंग नोटिफिकेशन, नहीं, स्पेशल एग्जामिशन बाय इशूइंग स्पेशल ऑर्डर के थ्रू आता है, तो इसलिए ये गलत है। जनरल एग्जामिशन अंडर 25 ऑफ कस्टम एक्ट इज ग्रांटेड बाय इशूइंग ऑर्डर, नहीं, वो आएगा आपका नोटिफिकेशन के थ्रू, तो ये भी गलत है। उसके बाद स्पेशल एग्जामिशन इज रिक्वायर्ड टू बी पब्लिश इन द ऑफिशियल गैजेट, नहीं है, ये गलत है आपका, ये नोटिफिकेशन के थ्रू इन द ऑफिशियल गैजेट। उसके बाद है जनरल एग्जामिशन इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गैजेट, नहीं, जनरल एग्जामिशन आपको ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करना पड़ेगा, ठीक है। बट ये जो आता है स्पेशल ऑर्डर के थ्रू आता है स्पेशल एग्जामिशन, तो यहाँ पे चारों ही इनकरेक्ट पूछा है ना, हाँ, इनकरेक्ट यहाँ पे पूछा है, तो इसलिए चारों ही इनकरेक्ट है। तो चलो देख लेते हैं, तो चारों ही इनकरेक्ट है, बी वाला पॉइंट रहेगा, ठीक है, बी वाला पॉइंट रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, तो यहाँ पे ABC लिमिटेड एक्सपोर्टेड सर्टेन गुड्स लास्ट ईयर, कुछ गुड्स वो एक्सपोर्ट किया है, द बायर सेंड बैक दिस गुड्स सिंस द सेम आर अंडर वारंटी एंड रिक्वायर्ड रिपेयर, तो यहाँ पे वो उसको वारंटी पीरियड के अंदर है, तो इसलिए वो रिपेयर करने के लिए सेंड बैक कर रहा है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन टू बी सैटिस्फाइड, यहाँ पे ABC लिमिटेड को अवेल करने के लिए एग्जामिशन ऑन री इम्पोर्टेड गुड्स पर रिपेयर के लिए, तो वहाँ पे जो एग्जामिशन नोटिफिकेशन जो भी है, एक नोटिफिकेशन है, तो उसके तहत यहाँ पे उसको एग्जामिशन लेने के लिए री इम्पोर्टेड फॉर रिपेयर के लिए तो क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो पहले तो है ABC एट द टाइम ऑफ इम्पोर्टेशन एग्जीक्यूट करना पड़ेगा बॉन्ड, उसके बाद 6 मंथ से आपका मेनली 6 मंथ के अंदर री एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, और 1 ईयर अगर वो एक्सटेंडेड हो जाता है टाइम फ्रॉम द डेट ऑफ री इम्पोर्टेशन। एंड उसके बाद इनकेस अगर नॉट रिपेयर न्यू गुड्स आर टू बी सेंड बाय ABC लिमिटेड विद इन 6 मंथ, नहीं, ऐसे कंडीशन नहीं है आपका, हाँ, एग्जीक्यूट करेगा बॉन्ड के थ्रू, एंड दूसरा है 6 मंथ या एक्सटेंडेड होता है 1 ईयर, तो ये दोनों कंडीशन सही है। फर्स्ट एंड सेकंड वाला एंड थर्ड वाला गलत है, तो डी वाला ऑप्शन रहेगा, ठीक है। उसके बाद है, तो यहाँ पे क्या पूछा है, तो यहाँ पे पूछा है विच वन ऑफ द अबव मेंशन कंडीशन आर करेक्ट, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपको चूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आ जाइए,
XYZ लिमिटेड सेंड सर्टेन गुड्स अब्रॉड फॉर रिपेयर करने के लिए सेंड करता है। XYZ लिमिटेड हैज बीन एडवाइज बाय देयर कंसल्टेंट दैट दे विल हैव टू पे कस्टम ड्यूटी। कंसल्टेंट यहाँ पे एडवाइस कर रहा है कि आप कस्टम ड्यूटी पेमेंट करिए, दैट इज जो भी बेसिक कस्टम ड्यूटी, IGST, GST कॉम्पेंसेशन सेस ओनली ऑन फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयर के ऊपर, कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज इन रिपेयर, वेदर सच कॉस्ट आर एक्चुअली इनकर्ड और नॉट, एंड फ्रेट इंश्योरेंस जाने आने का लिए, ठीक है, बोथ दी वेज के लिए, ऑन री इम्पोर्ट ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स के लिए जो भी नोटिफिकेशन के हिसाब से, एंड प्रोवाइड दे फॉलोइंग कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। येस कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा, तो आपका री इम्पोर्ट करना पड़ेगा 3 ईयर, एंड कोई कोई सिचुएशन में अगर वो टाइम एक्सपोर्टेड विद इन 5 ईयर, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी री इम्पोर्टेशन करेंगे विद इन 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपोर्ट, और इफ टाइम एक्सटेंडेड मीन्स 5 साल तक एक्सटेंड हो सकता है। तो उसके बाद इम्पोर्टर एंड एक्सपोर्टर दोनों सेम होना चाहिए, एंड गुड्स भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे ये सही बोल रहा है, एंड यहाँ पे गुड्स भी सेम है तो सही बोल रहा है, एंड यहाँ पे जो ओनरशिप ऑफ द गुड्स वो चेंज नहीं होना चाहिए, तो तीनों ही सही बोल रहा है। तो तीनों अगर सही बोल रहा है तो ये वाला पॉइंट होगा, क्योंकि वहाँ पे मेनली 3 साल के अंदर मेनली री इम्पोर्ट करना पड़ता है, एंड वहाँ पे एक्सटेंडेड भी 5 ईयर हो सकता है। ओनर नहीं चेंज होना चाहिए, गुड्स भी नहीं चेंज होना चाहिए। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज आर एक्सक्लूडेड व्हाइल कंप्यूटिंग सोशल वेलफेयर सरचार्ज। कौन सा ड्यूटी यहाँ पे एक्सक्लूड हो जाएगा, तो यहाँ पे सब कुछ ड्यूटी एक्सक्लूड हो जाएगा, क्योंकि वो सोशल वेलफेयर सरचार्ज आपका ओनली बेसिक कस्टम ड्यूटी के ऊपर कैलकुलेशन होता है, तो ये एक्सक्लूड हो जाएगा, ये भी एक्सक्लूड हो जाएगा। काउंटर वेलिंग ड्यूटी, सोशल वेलफेयर सरचार्ज इटसेल्फ, ये भी एक्सक्लूड हो जाएगा, एंड एंटी डंपिंग ड्यूटी टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री, तो ये भी एक्सक्लूड हो जाएगा। तो आपका आंसर रहेगा ए वाला पॉइंट रहेगा, ठीक है, ए वाला पॉइंट आपका आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिविलेजेस आर ग्रांटेड टू स्टेटस होल्डर एज पर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20। तो 2015-20 तो नहीं है अभी, अभी आपका 23 वाला आ गया है, तो इसको भी आप थोड़ा करेक्शन कर दीजिए। 2023 के हिसाब से क्या क्या ग्रांटेड मिलेगा स्टेटस होल्डर को, तो यहाँ पे ऑथराइजेशन एंड कस्टम क्लियरेंस फॉर बोथ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस में मिल जाएगा, येस ये वाला सही है। प्रिविलेजेस मिल जाएगा एडवांटेजेस से, 2 स्टार एक्सपोर्ट हाउस एंड एबव आर परमिटेड टू एस्टेब्लिश एक्सपोर्ट हाउस, ये से, ठीक है। एंड यहाँ पे जो भी इनपुट आउटपुट नॉर्म्स है, जो भी सीओन है, मे बी फिक्स्ड ऑन प्रायोरिटी बेसिस विद इन 7 डेज बाय द नॉर्म कमिटी। ये गलत है, 60 डेज के अंदर होता है, तो 7 डेज नहीं है, तो यहाँ पे 60 डेज के अंदर नॉर्म कमिटी वहाँ पे फिक्स करता है। एंड एग्जाम्पशन फ्रॉम फर्निशिंग बैगिंग गारंटी इन स्कीम्स अंडर FTB, तो ये भी मिल जाता है। तो यहाँ पे थर्ड आई भी मिलता है, एंड 2I नहीं मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा क्या है, क्या क्या प्रिविलेजेस है ना, तो प्रिविलेजेस अगर हाँ प्रिविलेजेस है, तो इसलिए यहाँ पे थर्ड आई भी, तो थर्ड आई भी, थर्ड आई भी नहीं है, 2I भी, हाँ इससे ऑप्शन नहीं है, थर्ड आई वाला कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए 2I भी वाला ऑप्शन रहेगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। काउंटर वेलिंग ड्यूटी अंडर सेक्शन नंबर 9 ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट शैल नॉट बी लेविड अनलेस इट इज डिटरमाइंड दैट सब्सिडी रिलेट्स टू द एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। तो काउंटर वेलिंग ड्यूटी नहीं लगेगा जब तक कि वो मेनली सब्सिडी रिलेट टू एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस बेसिस में होना चाहिए। यस यहाँ पे एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस उसका परफॉर्मेंस के बेसिस में होना चाहिए। एंड यहाँ पे जो भी सब्सिडी रिलेट्स टू यूज ऑफ डोमेस्टिक गुड्स ओवर इंपोर्टेड गुड्स, जो भी एक्सपोर्ट आर्टिकल्स में यूज हुआ है, तो यहाँ पे यस डोमेस्टिक गुड्स का यूज होना चाहिए ओवर इंपोर्टेड गुड्स। तो डोमेस्टिक सब्सिडी जो भी है वो रिलेट्स टू यूज ऑफ डोमेस्टिक गुड्स होना चाहिए, तभी जाकर वहाँ पे काउंटर बिलिंग के लिए देखना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे ये भी आपका रहेगा, ये वाला सही बोल रहा है। उसके बाद है सब्सिडी इज कंफर्ड ऑन ऑल पर्सन एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आर्टिकल्स वेदर टू बी एक्सपोर्टेड और कंज्यूम डोमेस्टिकल, नहीं ऐसे कोई भी प्रोविजन नहीं है। तो फास्ट दोनों सही है, एंड आपका थर्ड वाला सही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे फास्ट दोनों I2I डी वाला ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद है एंटी डंपिंग ड्यूटी कैसे कैलकुलेशन होता है, तो यहाँ पे जो भी मार्जिन ऑफ डंपिंग और इंजुरी मार्जिन व्हिचएवर इज लोअर, तो वहाँ पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगेगा। मार्जिन ऑफ डंपिंग और इंजुरी मार्जिन व्हिचएवर इज लोअर, तो यहाँ पे हायर वाला तो नहीं होगा, तो यहाँ पे लोअर ऑफ मार्जिन ऑफ डंपिंग एंड इंजुरी मार्जिन, तो वहाँ पे लगेगा एंटी डंपिंग ड्यूटी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज वैलिड अंडर कस्टम लॉ, तो आप बताइए कौन सा स्टेटमेंट वैलिड है। इंपोजिशन ऑफ काउंटर वेलिंग ड्यूटी एंड एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन द आर्टिकल्स ऑफ कॉम्पेंसेट फॉर द सेम सिचुएशन, नहीं दोनों कभी भी सेम सिचुएशन के लिए नहीं लगेगा आपका काउंटर वेलिंग ड्यूटी एंटी डंपिंग ड्यूटी, एक अगर लगेगा दूसरा नहीं लगेगा, तो ये गलत बोल रहा है, दोनों सेम जो भी सिचुएशन के लिए नहीं लगेगा। उस imposition of countervailing duty on an article for the reason that same is exempt from borne by like articles when meant from a consumption in the country of origin, नहीं ऐसे नहीं है कि काउंटर बिलिंग ड्यूटी लगेगा, तो वो मेनली काउंटर करने के लिए लगता है जो भी अगर आप एक कंट्री से अगर आप ज़्यादा वहाँ पे इम्पोर्ट ज़्यादा नहीं है वहाँ पे अगर आप जो भी देता है एंटी सब्सिडी ड्यूटी भी इसको बोलते हैं, तो वहाँ पे अगर उस कंट्री अगर हेल्प करता है वहाँ पे एक्सपोर्ट में तो सपोर्ट देता है, तो वहाँ पे काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगता है, तो यहाँ पे ये वाला नहीं है, सही नहीं है। उसके बाद है imposition of anti-dumping duty on articles imported from a members country of WTO on determination that import of such articles materially retards the establishment of industry in India, मीन्स यहाँ पे हाँ डोमेस्टिक इंडस्ट्री को अगर वो अफेक्ट करेगा, लॉस करेगा, तो वहाँ पे इंजरी करेगा, तो वहाँ पे लगता है एंटी डंपिंग ड्यूटी, तो ये सही है। तो यहाँ पे ओनली क्या पूछा है,
क्या सही या गलत पूछा है, तो यहाँ पे कौन सा है वैलिड, तो वैलिड अगर देखें ओनली थर्ड आई वाला पॉइंट वैलिड है, तो इसलिए हम ओनली थर्ड आई वाला लेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अंडर कस्टम लॉ इलेक्ट्रिक सेविंग मशीन इज क्लासिफाइबल अंडर फॉलोइंग, तो इलेक्ट्रिक सेविंग मशीन वो क्लासिफाइबल कैसे होगा, तो 8510 जो भी दिया है एंट्री है, वहाँ पे दिया है कि सेवर्स एंड हेयर क्लिपर्स विथ सेल्फ कंटेंट इलेक्ट्रिक मोटर दिया है, एंड 8509 दे रहा है कि इलेक्ट्रो मैकेनिकल डोमेस्टिक अप्लायंसेस विथ सेल्फ कंटेंट इलेक्ट्रिक मोटर है। तो आज पर रूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन इलेक्ट्रिक सेविंग मशीन कैसे क्लासिफाइबल होगा, तो यहाँ पे जो भी ज़्यादा डिटेल स्पेसिफिक जो भी डिटेल देगा तो उसके अंदर में वो उस एंट्री के अंदर वो क्लासिफाइबल होगा। तो यहाँ पे अगर देखें जनरल, यहाँ पे जनरल दे दिया है कि इलेक्ट्रो मैकेनिकल डोमेस्टिक अप्लायंसेस है, बट अगर इलेक्ट्रिक सेविंग मशीन देखेंगे तो यहाँ पे डिटेल में दिया है 8510 में, क्योंकि दिया है कि स्टेबर्स है वो, एंड वहाँ पे हेयर क्लिपर्स का भी काम करता है विथ सेल्फ कॉन्टेंट एक इलेक्ट्रिक मोटर उसमें रहता है, मीन्स वो स्पेसिफिकली बताया है कि ये एक आपका आ जाता है इलेक्ट्रिक सेविंग मशीन बता रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हम क्लासिफेबल करेंगे अंडर 8510 के अंदर, यहाँ पे हम क्लासिफेबल करेंगे, तो आंसर रहेगा ए पॉइंट। उसके बाद चलो चलते हैं नेक्स्ट को चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है आज पर जनरल रूल्स ऑफ द इंटरप्रिटेशन फॉर इम्पोर्ट तारीफ के लिए कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट है। एक ड्यूरेबल वेडन केस है जो कि स्पेसिफिकली सेफ्ट टू कंटेन एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है एंड प्रेजेंटेड विद द सेम है एंड शाल फॉलो द क्लासिफिकेशन ऑफ द सेम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। यस, ड्यूरेबल वुडन केस अगर देखेंगे तो वहाँ पे वो क्लासिफेबल होगा अंडर मेन आर्टिकल्स, तो मेन आर्टिकल से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है तो यहाँ पे ये क्लासिफेबल होगा अंडर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो ये सही बोल रहा है, ठीक है, ये सही बोल रहा है, क्योंकि जो भी उसका कवर है वो मेन आर्टिकल के अंदर वो क्लासिफेबल होगा, तो यहाँ पे मेन आर्टिकल है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो उसके अंदर जो रूल नंबर 3 के हिसाब से वो क्लासिफेबल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो पैकिंग मटेरियल से प्रेजेंटेड विद द गुड्स दे आर इन शाल बी क्लासिफाइड with the goods if they are kind of normal use packing, such goods provided by पैकिंग मटेरियल्स आर क्लियरली सुइटेबल फॉर द रिपीटेटिव यूज़, तो यहाँ पे पैकिंग मटेरियल अगर वो रिपीटेटिव यूज़ के लिए अगर यूज होगा तो उसको हम सेपरेटली वहाँ पे उसको ट्रीट करेंगे, बट यहाँ पे बोल रहा है कि वो क्लासिफेबल होगा अंडर मेन आइटम के अंदर क्लासिफेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो भी क्लासिफाइड होगा विद द गुड्स इफ दे आर काइंड ऑफ नॉर्मली यूज, नहीं, ये यहाँ पे मेन आर्टिकल के जो भी क्लासिफेबल है उसके अंदर नहीं क्लासिफेबल होगा, तो ये क्लासिफेबल होगा सेपरेटली, ठीक है, सेपरेटली क्लासिफेबल होगा, तो यहाँ पे वो बोल रहा है गलत बोल रहा है, मेन हेडिंग के अंदर वो क्लासिफेबल होगा, जो कि गलत है, वो सेपरेटली क्लासिफेबल होगा, सही जो भी है। उसके बाद यदि हेडिंग व्हिच प्रोवाइड्स मोस्ट स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन सेल्फ प्रिफर टू हेडिंग प्रोवाइड मोर जनरल डिस्क्रिप्शन, ऑब्वियसली जो भी जनरल डिस्क्रिप्शन के ऊपर जो स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन देता है तो वो प्रिवेल करेगा, तो यहाँ पे स्पेसिफिक वो स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन वो प्रिवेल करेगा, तो इसलिए ये सही है, तो यहाँ पे आई थर्ड आई सही है, ठीक है, आई थर्ड आई सही है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। द ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स इज नॉट एक्सेप्टेड बाय वैल्यूएशन पर्पज व्हेन, तो ट्रांजैक्शन वैल्यू कहाँ पे जो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो ट्रांजैक्शन वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेंगे अगर जो भी यूज ऑफ इंपोर्टेड गुड्स बाय बायर इज सब्जेक्ट टू द रेस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय द सेलर है, जो कि सब्सटेंशियली एक्सेप्ट करता है, तो यहाँ पे हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यस यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसके बाद बायर सेलर वो रिलेटेड होना चाहिए, बट यहाँ पे बायर सेलर ऑन रिलेटेड है, तो इसलिए यहाँ पे हम एक्सेप्ट करेंगे, ऑन रिलेटेड पर्सन अगर होगा तो वहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे, बट रिलेटेड पर्सन अगर होता है तो वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करते, एंड प्राइस इज नॉट सोल कंसिडरेशन फॉर सेल है, तो ये भी मेनली सोल कंसिडरेशन फॉर सेल अगर नहीं होता है प्राइस तो वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो यहाँ पे सही है, आई थर्ड आई पॉइंट सही है, तो ये वाला रहेगा ए वाला पॉइंट। उसके बाद चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। द रिलीवेंट डेट फॉर डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ एक्सचेंज इन केस ऑफ इंपोर्ट, तो यहाँ पे डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री, तो ये रहेगा डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री, तो हमको जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट फॉर आइडेंटिकल गुड्स फॉर द पर्पज वैल्यूएशन के लिए, तो कौन सा यहाँ पे आइडेंटिकल गुड्स के लिए करेक्ट नहीं है, तो आइडेंटिकल गुड्स मीन सेम इन ऑल रेस्पेक्ट होना चाहिए, इंक्लूडिंग फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी रेपुटेशन सब कुछ होना चाहिए, ठीक है। माइनर डिफरेंसेस अगर होगा जो कि अफेक्ट अगर नहीं करेगा वैल्यू ऑफ गुड्स तो वहाँ पे चलेगा, एंड सेम पर्सन वहाँ पे करना चाहिए, एंड सेम कंट्री होना चाहिए। तो उसके बाद यह है कि आइडेंटिकल गुड्स कैन बी प्रोड्यूस इन एनी कंट्री, तो यहाँ पे गलत बोल रहा है, सेम कंट्री में होना चाहिए आइडेंटिकल गुड्स, एंड आइडेंटिकल गुड्स प्रोड्यूस बाय सेम पर्सन, अगर वो पर्सन नहीं होता है अदर पर्सन भी चलेगा, ठीक है, डिफरेंट पर्सन चलेगा, तो ये सही है, बट यहाँ पे एनी कंट्री गलत है, सेम कंट्री होना चाहिए था, तो यहाँ पे सही है, आई जो भी क्या पूछा है नॉट करेक्ट है, तो नॉट करेक्ट अगर 2i वाला पॉइंट होगा, ठीक है, ओनली 2i वाला पॉइंट यहाँ पे आपका आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो यहाँ पूछा है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करिए, तो फॉर वैल्यूएशन पर्पज ऑफ द कस्टम एक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस वुड बी कंसिडर्ड एज हैविंग बीन मेड बिटवीन रिलेटेड पर्सन, तो कौन सा एक्टिविटीज़ यहाँ पे बिटवीन रिलेटेड पर्सन हो रहा है, तो आप यहाँ पे डिटरमाइन करिए। तो एक रिलेटेड पर्सन के लिए 5% से ज़्यादा वोटिंग पावर एक कंपनी दूसरा कंपनी में होल्ड करना चाहिए, तो एक फॉरेन कंपनी है ए लिमिटेड हैविंग जॉइंट वेंचर है विद इंडियन कंपनी बी लिमिटेड इन द नेम ऑफ ए बी लिमिटेड, एक इंडियन कंपनी, तो जॉइंट वेंचर मीन्स ये दोनों आ जाते हैं 5% से ज़्यादा में आ जाते हैं, ठीक है, 5% से ज़्यादा में आ जाता है, एंड ए लिमिटेड यहाँ पे होल्ड करा है 51% इन दी ए बी लिमिटेड, द ट्रांजैक्शन बिटवीन ए लिमिटेड ए बी लिमिटेड क्या होगा, तो यहाँ पे ए लिमिटेड ए बी लिमिटेड 51% जो कि 5% से ज़्यादा है, तो इसलिए ये आ जाएंगे रिलेटेड पर्सन में आ जाएंगे। उसके बाद है
ए फॉरेन कंपनी ए लिमिटेड हैविंग जॉइंट वेंचर विद इंडियन कंपनी बी लिमिटेड है इन द नेम ऑफ ए बी लिमिटेड द ट्रांजैक्शन बिटवीन ए लिमिटेड बी लिमिटेड, तो यहाँ पे ये दोनों भी जो भी जॉइंट वेंचर है तो ये भी आ जाएंगे 5% से ज़्यादा, तो ये भी रिलेटेड पर्सन में आ जाएंगे। उसके बाद है AINC एक कंपनी यूएसए में है एंड होल्ड करा है 4% ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ द इंपोर्टेड कंपनी बी लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी एंड ट्रांजैक्शन बिटवीन ए एंड बी क्या रहेगा, तो यहाँ पे ये होल्ड करा है 4% जो कि 5% से कम है, तो इसलिए ये नहीं आएंगे रिलेटेड पर्सन में। तो यहाँ पे क्या पूछा है, रिलेटेड पर्सन कौन सा होगा, I2I होगा रिलेटेड पर्सन, ठीक है, I2I होगा रिलेटेड पर्सन, तो सी वाला पॉइंट रहेगा आंसर। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, क्या पूछा है यहाँ पे, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर डिटरमाइनिंग द CIF प्राइस ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स सर्टेन एडिशन हैव टू बी मेड टू द वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। तो एडिशन 2 होता है आज पर रूल नंबर 10 सबसेक्शन नहीं क्लॉज 2 के हिसाब से, एक फ्रेट एंड दूसरा इंश्योरेंस ऐड होता है ऑफ द कॉस्ट ऑफ वैल्यूएशन डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स रूल के हिसाब से। इफ द कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस अगर नॉट एसेटेबल, तो कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस अगर एसेटेबल नहीं होगा तो वहाँ पे 1.125% लगेगा, ठीक है, 1.125% होगा जो भी आपका FOB वैल्यू का होगा, ठीक है, FOB वैल्यू का कस्टम FOB का रहेगा 1.125%। उसके बाद अगर FOB वैल्यू में अगर आपका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट अगर इंक्लूड हो जाता है, अगर फ्रेट इंक्लूड हो जाता है, ठीक है, फ्रेट अगर इंक्लूड हो जाता है तो उस वैल्यू के ऊपर हम कैलकुलेशन करेंगे 1.125%, अगर एसेटेनेबल नहीं है, अगर एसेटेनेबल है जो भी एक्चुअल है उसको ले लेंगे, ठीक है। बट यहाँ पूछा है कि अगर एसेटेनेबल नहीं है तो वहाँ पे लेंगे 1.125 जो भी FOB वैल्यू, अगर FOB के साथ अगर फ्रेट इंक्लूडेड है तो वहाँ पे भी हम ले लेंगे पूरा टोटल वैल्यू के ऊपर 1.125%। सबमिटेड बिफोर द कस्टम अथॉरिटीज देन सच अमाउंट डिटरमाइन कैसे होगा, तो 20% नहीं होगा क्योंकि 20% आपका फ्रेट के लिए है, तो 1.125% ऑफ द FOB वैल्यू ये वाला लेंगे। उसके बाद यार FOB वैल्यू नॉट एसेटेनेबल बट सम फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू एंड कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट लोडिंग अनलोडिंग सब कुछ इंक्लूडेड है, तो लोडिंग अनलोडिंग हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्ट के लिए जिसको खर्चा करते हैं तो उसको फ्रेट बोलते हैं, तो वो अगर इंक्लूडेड है तो वहाँ पे हम क्या लेंगे 1.125% ऑफ द टोटल अमाउंट लेंगे, तो ये भी सही है। एंड यहाँ पे जो 20% वाला ये गलत है क्योंकि 20% हम लेते हैं फ्रेट के लिए, तो यहाँ पे टू आई थर्ड आई सही है, ठीक है, 2I थर्ड आई सही है, तो हमारा आंसर रहेगा सी वाला पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, यहाँ पे क्या दिया है, तो यहाँ पे दिया है कि पढ़ लेते हैं, सर्टेन गुड्स वे आर इम्पोर्टेड बाय एयर, तो एयर के थ्रू इम्पोर्ट कर रहे हैं, दी FOB वैल्यू ऑफ द गुड्स 100 रुपीज़ FOB वैल्यू है एंड कॉस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट लोडिंग अनलोडिंग हैंडलिंग चार्जेस अप टू द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन 25 रुपीज़ है। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट खर्चा कैसे कैलकुलेशन करें, एयर वाला है तो वहाँ पे जो एक्चुअल है एक्चुअल लेंगे और 20% ऑफ जो भी FOB वैल्यू, तो 20% ऑफ FOB दे दिया है 100 रुपीज़, तो जो भी लोअर वाला होगा, तो यहाँ पे 20 है और एक्चुअल दिया है 25, विच एवर इज लोअर, तो लोअर यहाँ पे देखेंगे 20 रुपीज़, ठीक है। एंड यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस एक्चुअल दे दिया है तो इंश्योरेंस के लिए हम लेंगे 10 रुपीज़, ठीक है, इंश्योरेंस के लिए लेंगे 10 रुपीज़, एक्चुअल दे दिया है, नहीं दिया होता तो वहाँ पे 1.125% ऑफ FOB वैल्यू जो भी 100 रुपीज़ का। फॉर द पर्पज ऑफ रूल नंबर 10 सबसेक्शन 2 ऑफ द कस्टम वैल्यूएशन डिटर्मिनेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स रूल्स विच ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एडेड टू द वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, तो 20 रुपीज़ रेट के लिए एंड 10 रुपीज़ इंश्योरेंस के लिए, तो 20 रुपीज़ 10 रुपीज़ ये वाला है, ठीक है। रेट मीन्स यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लोडिंग अनलोडिंग एंड हैंडलिंग खर्चा के लिए, ठीक है, हैंडलिंग खर्चा के लिए, तो यहाँ पे अगर इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, हाँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, कौन सा कॉन्टेक्स्ट सही नहीं है, तो आप बताइए, करेक्ट नहीं है। तो बाइंग कमीशन इज नॉट इंक्लूडेबल इन द वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, सही है, बाइंग कमीशन हम इंक्लूड नहीं करते हैं, तो सही है यहाँ पे, गलत आपको बताना पड़ेगा। रेट ऑफ एक्सचेंज नोटिफाइड बाय CBIC ऑन द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री टू बी कंसिडर्ड इन द इंपोर्टेड गुड्स, ये CBIC का रेट लेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री का डेट का। तो उसके बाद यहाँ पे है फॉर इंपोर्ट बाय एयर द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट लोडिंग अनलोडिंग एंड लैंडिंग हैंडलिंग चार्जेस अप टू द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन कैन नॉट एक्सीड 20% ऑफ फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू, FOB वैल्यू का 20% से कम होता है, सही है। सोशल वेलफेयर सच एज इज लेवेबल ऑन द बेसिक कस्टम ड्यूटी IGST एंड GST कंपनसेशन, नहीं, गलत है, यहाँ पे सोशल वेलफेयर सच एज ओनली बेसिक कस्टम ड्यूटी के ऊपर हम लेंगे, तो यहाँ पे आंसर रहेगा डी वाला पॉइंट, ठीक है। उसके बाद चलो चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन को, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस रिफंड अंडर सेक्शन नंबर 27 ऑफ द कस्टम एक्ट इज क्रेडिटेड टू द कंज्यूमर वेलफेयर फंड, तो कौन सा ऑप्शन में वो क्रेडिटेड हो जाएगा कंज्यूमर वेलफेयर फंड को, तो मेनली कुछ ऑप्शन रहता है जहाँ पे डायरेक्टली कंज्यूमर को मिल जाता है, ना कि वो कंज्यूमर वेलफेयर फंड को क्रेडिट नहीं होता है, तो कंडीशन अगर सेटिस्फाई करेगा तो वहाँ पे कस्टमर को मिल जाएगा, ना कि कंज्यूमर वेलफेयर फंड को नहीं जाएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कब वो कंज्यूमर वेलफेयर फंड को जाएगा, अगर यहाँ पे जो भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो वहाँ पे कंज्यूमर वेलफेयर फंड को चला जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर इंपोर्टर है वो अगर प्रूव कर देता है नो अनजस्ट एंडरिजमेंट, तो वहाँ पे कंज्यूमर वेलफेयर फंड को नहीं जाएगा, चला जाएगा कस्टमर के पास डायरेक्टली, तो यहाँ पे कंज्यूमर वेलफेयर फंड को क्रेडिट नहीं होगा, तो यहाँ पे क्रेडिट नहीं होगा, डायरेक्टली कस्टमर को दिया जाएगा। उसके बाद वेयर गुड्स आर इंपोर्टेड फॉर नॉन पर्सनल यूज ऑफ द इंडिविजुअल एंड कुड नॉट प्रूव दी नो अनजस्ट एंडरिजमेंट, तो यहाँ पर्सनल पर्पज के लिए नहीं है एंड वो प्रूव भी नहीं कर पाता है, तो यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, कंज्यूमर वेलफेयर फंड को क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। इफ द अमाउंट ऑफ रिफंड रिलेट्स टू ड्रॉबैक ऑफ ड्यूटी 74-75 वाला, तो यहाँ पे आरसीसी को डायरेक्टली मिल जाएगा, तो नहीं जाएगा, कंज्यूमर वेलफेयर फंड को नहीं जाएगा। आपका ड्यूटी ड्रॉबैक चैप्टर अभी नहीं है, आपका सिलेबस में हटा दिया है। इफ द अमाउंट्स रिलेटेड टू द ड्यूटी पेड इन एक्सेस एज एविडेंस इन द
फ्रॉम द बिल ऑफ एंट्री इन केस ऑफ सेल्फ असेस्ड बिल ऑफ एंट्री बाय द इंपोर्टर बिफोर द ऑर्डर परमिटिंग क्लियरेंस ऑफ गुड्स फॉर होम कंजप्शन मीन्स यहाँ पे वो एविडेंस दे देता है कि वो पेमेंट किया है, ड्यूटी ज़्यादा जितना पेमेंट करना था उससे ज़्यादा पेमेंट किया है, तो वहाँ पे आप प्रूव कर देता है तो उसको मिल जाएगा, वो नहीं जाएगा कंज्यूमर वेलफेयर फंड को नहीं जाएगा। तो यहाँ पे बी पॉइंट में ओनली जाएगा, कंज्यूमर वेलफेयर फंड को जाएगा, आंसर रहेगा बी पॉइंट। उसके बाद यहाँ पे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉल्स आपको बताना पड़ेगा, लास्ट क्वेश्चन है। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी इज इम्पोज व्हेन आर्टिकल्स इज एक्सपोर्टेड फ्रॉम एनी कंट्री टू इंडिया एट मोर देन द नॉर्मल प्राइस, नहीं तो मोर देन द नॉर्मल प्राइस नहीं है, लेस देन द नॉर्मल प्राइस होना चाहिए, तो वहाँ पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगेगा। तो यहाँ पे गलत बोल रहा है, लेस देन द नॉर्मल प्राइस होना चाहिए, तो ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। उसके बाद यह है कि absorption of countervailing duty is said to have been taken place if there is a decrease in the export price of an articles without any commensurate change in the resale price of India of such articles imported from exporting country or territory। तो यहाँ पे ये जो बोल रहा है सही बोल रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो ऑब्जर्वेशन कैसे होगा, तो यहाँ पे इंडिया में अगर काउंटर बिलिंग ड्यूटी लगेगा, एक प्रोडक्ट का प्राइस अगर 100 रुपया है, तो वहाँ पे काउंटर बिलिंग ड्यूटी अगर लग जाता है 5 रुपया, तो वहाँ पे 105 रुपीज़ हो जाता है। तो वहाँ पे उसको ऑब्जर्व करने के लिए, तो वहाँ पे जो एक्सपोर्ट कंट्री में क्या करता है, तो 5 रुपीज़ का वहाँ पे सब्सिडी दे देता है, ठीक है, 5 रुपये का एक सब्सिडी दे देता है, जिससे जो प्राइस है वो सेम रहेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। ये सही बोल रहा है कि ऑब्जर्वेशन करने के लिए जो भी आपका एक्सपोर्टिंग कंट्री वहाँ पे वो दे देता है, सब्सिडी दे देता है, ठीक है। उसके बाद है सेफगार्ड ड्यूटी शाल नॉट बी इम्पोज ऑन आर्टिकल्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम डेवलपिंग कंट्री इफ द शेयर ऑफ इम्पोर्ट ऑफ द आर्टिकल्स फ्रॉम दैट कंट्री लेस दैन 3%, ठीक है। अगर सिंगल लेंगे डेवलपिंग कंट्री, तो वहाँ पे 3% से अगर कम होगा टोटल इम्पोर्ट का, तो वहाँ पे हम नहीं लगाते हैं सेफगार्ड ड्यूटी, या एग्रीगेट अगर 9%। तो ये सही बोल रहा है, गलत नहीं, ये सही बोल रहा है। तो ये सही बोल रहा है, 3% से कम अगर होगा तो वहाँ पे नहीं इम्पोज होगा सेफगार्ड ड्यूटी। उसका सेंट्रल गवर्नमेंट में एग्जाम नोटिफाइड क्वांटिटी ऑफ एनी आर्टिकल्स व्हेन इंपोर्टेड फ्रॉम एनी कंट्री इनटू इंडिया फ्रॉम होल और पार्ट फ्रॉम दिस सेफगार्ड ड्यूटी। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो एग्जाम कर सकता है, ठीक है, ये भी सही है। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा जो भी ए वाला पॉइंट रहेगा आपका आंसर, ठीक है, ए वाला पॉइंट रहेगा आंसर। तो यहाँ पे पूरा खत्म हो जाता है। 80 क्वेश्चन हम ट्राई किए हैं जल्दी जल्दी खत्म करने के लिए, तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए एंड जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए। देखिए तो आपका पूरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट अगर देखें हम 200 से 250 कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे कवर किए हैं, ताकि आपको ईजी रहेगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है, सॉल्व करने के लिए ईजी रहेगा एंड आपका जैसे और एक बार रिवीजन हो जाएगा, पूरा बुक यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा, आईडेट का बुक है, ठीक है। तो आप इसको सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। बहुत मेहनत लगता है, ऐसे नहीं है कि सिंपल हो जाता है, मेहनत लगता है वीडियो बनाने के लिए एंड आपके लिए हम फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसलिए आप इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए, कमेंट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलते हैं।